मैंने सोचा था कि पुराने ज़माने में ज़बरन काम करने वाले इन मज़दूरों को बस अनलिमिटेड हैमबर्गर और कोला दूंगा और बदले में उनसे रोज़ 10 घंटे काम करवाऊंगा। ऊपर से वीकेंड पर ही एक बार मसालेदार चिकन मिलेगा। मुझे पूरा यकीन था कि कुछ ही दिनों में ये लोग बगावत कर देंगे। लेकिन पहले ही दिन इनका रिएक्शन देखकर मैं खुद कंफ्यूज हो गया। एक मज़दूर डरते हुए बोला, हुजूर, ये कहीं हमारी आखिरी दावत तो नहीं? तीसरे दिन तक तो इन लोगों के अंदर खौफ बैठ चुका था। हुजूर, कहीं आप हमें मोटा ताज़ा करके मारने की तैयारी तो नहीं कर रहे? और सातवें दिन पूरे के पूरे मज़दूर मेरे सामने घुटनों पर आ गए। वांग गेनशैंग ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप जिसे मारना चाहेंगे हम उसे मार देंगे। हमारी जान अब आपकी है। और ये सिलसिला पूरे 1 महीने चला। फिर एक दिन इन लोगों ने मुझे पीले रंग का ड्रैगन वाला कपड़ा पहनाने की कोशिश की। वांग गेनशैंग बड़ी मासूमियत से बोला, हुजूर, मौसम ठंडा हो रहा है, एक और कपड़ा पहन लीजिए। मैं उस ड्रैगन वाले कपड़े को काफी देर तक घूरता रहा। फिर मेरे मुंह से बस इतना निकला, अरे भाई, तुम लोगों ने तो मेरी ऐसी हालत कर दी है कि अब मैं सफाई देता फिरूंगा कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए, क्योंकि असल कहानी 1 साल पहले शुरू हुई थी। मैं अचानक प्राचीन जमाने में ट्रांसफर हो गया था और मुझे सीमावर्ती इलाके के शुओफांग काउंटी का नया मजिस्ट्रेट बना दिया गया था। ऊपर से मुझे एक सबसे अजीब सिस्टम मिला था, सबसे ताकतवर हैमबर्गर सिस्टम। मैंने सोचा था कि सिस्टम मिल गया है, अब तो जिंदगी सेट है। लेकिन सिस्टम ने शुरुआत में मुझे सिर्फ अनलिमिटेड हैमबर्गर और कोला दिए। और मेरी हालत? शुओफांग काउंटी पूरे साम्राज्य के सबसे दूर दराज इलाकों में से एक था। गरीबी इतनी कि खजाना खोलो तो हवा निकलती थी। ऊपर से पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। शहर के बाहर करीब 3,000 शरणार्थी जमा थे, जिनमें से ज्यादातर कई दिनों से भूखे थे। शहर की हालत भी कोई बेहतर नहीं थी। टूटी हुई दीवारें हवा चलने पर तक हिलती थीं। और मेरी यादों के मुताबिक सिर्फ 3 दिन बाद पास के पहाड़ों से ब्लैक विंड गिरोह नीचे उतरने वाला था। नाम था अनाज उधार लेने का, लेकिन असल मतलब था पूरे शहर पर हमला। शुरुआत ही इतनी खराब थी कि इसे नरक वाली मुश्किल कहना भी कम पड़ता। मैं हाथ में पड़े हैमबर्गर को देखता रहा। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हैमबर्गर में कैलोरी बहुत होती है, कोला में शुगर बहुत होती है, मतलब जल्दी से शरीर को एनर्जी दो और फिर काम करवाते रहो। मैंने चारों तरफ देखा। मुझे सबसे ज्यादा किस चीज़ की कमी थी? मजदूरों की। और सबसे पहले मुझे शहर की दीवारें ठीक करवानी थी। बस प्लान तैयार। मैंने सोचा, ठीक है, आज से मैं ही ब्लैक हार्टेड ठेकेदार बन जाता हूँ। इन भूखे लोगों को खाना दूंगा, उनकी ताकत वापस लाऊंगा और उनसे शहर की दीवार बनवा लूंगा। मेरे अंदर का डर तुरंत मेरे अंदर के शोषक मैनेजर ने दबा दिया। मैं मुस्कुराया और टूटी फूटी काउंटी ऑफिस से बाहर निकल गया। दरवाजे के सामने सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी कई लोगों के साथ खड़ा था। उसका नाम था वांग गेनशेंगी। मुझे देखते ही वो धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। हुजूर, हम सबको जीने का एक मौका दे दीजिए। अब और खाना नहीं मिला तो लोग सच में मर जाएंगे। उसके पीछे खड़े लोग भी घुटनों पर बैठ गए। उनकी आंखों में सिर्फ भूख और मायूसी थी। मैंने गला साफ किया और जितना हो सके खुद को रौबदार दिखाने की कोशिश की। सब उठो। अंदर से मेरी हालत खराब थी, लेकिन बाहर से आवाज बिल्कुल सख्त रखी। तुम लोगों की परेशानी मैं समझता हूँ, इसलिए आज से मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे रहा हूँ। सभी लोगों ने सिर उठाया। मैंने कहा, आज से काउंटी की दीवारों की मरम्मत होगी। मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या जवान, जो भी चल सकता है काम करेगा। ये सुनते ही भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। हम खुद खड़े नहीं हो पा रहे, काम कैसे करेंगे? एक आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, हुजूर, हमें 3 दिन से खाना नहीं मिला। मैंने सिर हिलाया, मुझे पता है। फिर मैंने अपनी आवाज और गंभीर कर ली, इसलिए यहां मजदूरी नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था? भीड़ पूरी तरह भड़क गई। मजदूरी भी नहीं और काम भी? ये तो हमें मरवाना चाहते हैं, इनसे लड़ो। मैंने देखा कि कई लोगों ने मुट्ठियां कस लीं। दिल अंदर से ढोल की तरह बज रहा था, लेकिन चेहरे पर मैंने वही नकली कठोरता बनाए रखी। असल में मैं यही चाहता था, पहले उन्हें निराशा की आखिरी सीमा तक ले जाना और फिर थोड़ा सा फायदा दिखाना। मैंने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। खाना मेरी तरफ से मिलेगा। वांग गेनशैंग ने उम्मीद से पूछा, हुजूर, क्या मिलेगा? थोड़ा चावल का दलिया? एक दिन में एक कटोरा भी मिल जाए तो। उसके लिए साफ पानी जैसा पतला दलिया भी किसी दावत से कम नहीं था। मैंने उसे देखा और मन ही मन सोचा, दलिया? सपना देख रहे हो क्या? मैंने हाथ उठाया, खाना लाओ। अगले ही पल काउंटी ऑफिस के सामने का मैदान हैमबर्गरों के ढेर से भर गया। एक तरफ कागज में लिपटे हैमबर्गरों का पहाड़ था, दूसरी तरफ काली बोतलों का ढेर। बोतलों के अंदर काला बुलबुले वाला कोला था। मांस और ब्रेड की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। 3,000 लोग एक साथ चुप हो गए। उन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतनी शानदार खुशबू नहीं सूंघी थी। एक आदमी फुसफुसाया, ये क्या है? दूसरे ने कहा, सफेद आटे की रोटी है। तीसरा बोला, अंदर मांस भी है। सभी की नजरें हैमबर्गर पर टिक गईं। भूख के मारे सबके गले से निकलने की आवाज आने लगी। मैंने अपना हैमबर्गर उठाया और उनके सामने एक बड़ा सा निवाला लिया। मांस का रस मुंह में फैल गया। मैंने कहा, यही तुम्हारा खाना है। काम शुरू करने से पहले हर आदमी को एक हैमबर्गर और एक बोतल मिलेगी, और जिसने अच्छा काम किया, मैंने थोड़ा रुक कर कहा, उसे रात में भी खाना मिलेगा। भीड़ पूरी तरह सुन्न थी। वांग गेनशैंग कांपते हुए आगे आया। उसने हैमबर्गर उठाया। गर्म और नरम चीज को हाथ में महसूस करते ही उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सच है। वो 60 साल से ज्यादा जी चुका था, लेकिन उसने जिंदगी में शायद ही कभी शुद्ध सफेद आटे की रोटी खाई थी। और अब उसके हाथ में मोटे मांस से भरा हैमबर्गर था। उसने धीरे से पहला निवाला लिया। ब्रेड की नरमी, मांस का स्वाद, सॉस की मिठास और खटास, उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। वांग गेनशैंग वहीं जम गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो अचानक मेरे सामने दोबारा घुटनों पर गिर पड़ा। हाथ में हैमबर्गर को उसने ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई बेशकीमती खजाना हो। हुजूर, वो फूट फूट कर रोने लगा। क्या ये हमारी आखिरी दावत है? मैं हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि हम जैसे लोग इतने अच्छे खाने के लायक हो ही नहीं सकते। उसके हिसाब से मैं जानता था कि ये लोग वैसे भी मरने वाले हैं, इसलिए मरने से पहले इन्हें पेट भर खाना खिला रहा हूँ। उसके पीछे बाकी शरणार्थियों ने भी पहला निवाला लिया, और फिर चारों तरफ रोने की आवाज गूंज उठी। मैंने जिंदगी में इतना अच्छा खाना नहीं खाया। माँ, देख रही हो, तुम्हारा बेटा आज मांस खा रहा है। हुजूर, शुक्रिया, हम आपको दूसरी दुनिया में भी याद रखेंगे। मैं आधा हैमबर्गर हाथ में लिए उन्हें देखता रह गया। आखिरी दावत? अरे भाई, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं तो बस तुम्हारी मेहनत निचोड़ने आया था। ये पूरा प्लान कहाँ उल्टा चला गया? 3,000 लोग मेरे सामने रो रहे थे। मैंने सिर पकड़ लिया। मेरे हिसाब से तो ये क्लासिक शोषक मालिक वाला प्लान था। लंबे काम के घंटे, कोई मजदूरी नहीं, बस पेट भरने लायक हाई कैलोरी खाना। मेरे हिसाब से ये तो सीधा विलन वाला तरीका था, लेकिन इनके हिसाब से ये आखिरी वक्त की दया थी। मैंने मजबूरी में जोर से कहा, किसने कहा कि ये आखिरी दावत है?
खाना खत्म करो और काम पर लग जाओ, दीवार बनानी है। और ध्यान रखना, जो शाम तक काम में सुस्ती करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। मुझे लगा मेरी आवाज़ में पूरी तरह ब्लैक कैपिटलिस्ट वाली सख्ती है, लेकिन इन लोगों ने फिर मेरी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। एक आदमी ने तुरंत पूछा, बड़े साहब, मतलब रात में भी खाना मिलेगा? मैंने चिढ़कर कहा, हाँ, बस फिर क्या था। पूरा मैदान खुशी से गूंज उठा। ये आखिरी दावत नहीं है, रात में भी खाना मिलेगा, और अगर अच्छा काम किया तो रोज मिलेगा। बड़े साहब तो साक्षात देवता हैं। वांग गेनशेंग तो खुशी से कांपने लगा। वो तुरंत खड़ा हुआ और बाकी सबको चिल्लाकर बोला, सबने सुन लिया? बड़े साहब हमें मारना नहीं चाहते, वो हमें जिंदा रखना चाहते हैं। सब पेट भर खाओ, ताकत लगाकर बड़े साहब की दीवार बनाओ, और जिसने काम में सुस्ती की, मैं वांग गेनशेंग उसका हिसाब करूंगा। 3,000 शरणार्थी तुरंत बर्गर पर टूट पड़े। फिर उन्होंने सावधानी से कोला की बोतलें खोली। जैसे ही पहले आदमी ने वो मीठा बुलबुले वाला पेय पिया, वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा। उसे लगा जैसे उसके शरीर के अंदर अचानक ताकत दौड़ गई हो। उसने बोतल को देखकर कहा, ये काला पानी जरूर कोई दिव्य पेय है। इसके बाद एक लोगों ने कोला पीना शुरू कर दिया। हर तरफ हैरानी की आवाजें आने लगीं। 3 दिन की भूख से जो कमजोरी उनके शरीर में थी, वो खाना खाने के बाद काफी कम महसूस होने लगी। मैं दूर खड़ा उन्हें देख रहा था और मेरे मन में बस एक ही सवाल था, अरे ये तो सिर्फ बर्गर और कोला है, इतना भी क्या हो गया? लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया था कि इस दौर में आम लोगों को साल भर में भी कितनी बार पेट भर खाना मिलता होगा। सफेद आटा और भरपूर मांस उनके लिए बेहद दुर्लभ चीजें थीं। ऊपर से मीठा और शुगर वाला कोला। कई दिनों से भूखे शरीर को वो सीधा तेज एनर्जी जैसा महसूस हो रहा था। पेट भरते ही मुझे किसी को दोबारा काम के लिए कहना तक नहीं पड़ा। वांग गेनशेंग सबसे आगे था, और उसके पीछे आदमी हो या औरत, जो चल सकता था वो औजार उठाकर टूटी हुई दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई मिट्टी ढो रहा था, कोई दीवार खड़ी कर रहा था। पूरा काम अचानक इतनी तेजी से शुरू हुआ कि मैं खुद हैरान रह गया। जिस बड़े पत्थर को उठाने के लिए पहले 10 लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब 3-4 मजबूत आदमी बर्गर खाने के बाद उसे भी उठा ले रहे थे। और कुछ ही समय में टूटी हुई दीवार एक एक हिस्से में ऊपर उठने लगी। मैं सरकारी इमारत के बाहर खड़ा ये सब देखता रह गया। मेरे मुंह से बस इतना निकला, ये इतनी तेजी से कैसे काम कर रहे हैं? मैंने सोचा था कि कई दिनों से भूखे लोगों को खाना देने के बाद बस थोड़ी ताकत वापस आएगी, लेकिन सामने जो हो रहा था वो तो शरणार्थियों की भीड़ नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 3,000 लोग अचानक एक साथ निर्माण मजदूरों की मशीन बन गए। 3 दिन बीत गए और कई दशकों से डाकुओं के हमलों में टूटी पड़ी शुओफांग की दीवार चमत्कार की तरह दोबारा खड़ी हो चुकी थी, बल्कि इस बार वो पहले से भी ऊंची और मोटी थी। इन 3 दिनों में मेरा काम बस समय पर खाना देना था। सुबह, दोपहर और रात, तीनों वक्त बर्गर और कोला की कोई कमी नहीं थी। और दूसरी तरफ शरणार्थी भी जैसे मशीन बन चुके थे। खाना और सोना छोड़कर उनका पूरा दिन काम में निकल रहा था। यहां तक कि उन्होंने खुद ही शिफ्ट बना ली। दिन के 24 घंटे निर्माण स्थल पर कोई ना कोई मौजूद रहता। अब मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर बर्गर खा रहा था और लगातार सोच रहा था, इतनी मेहनत, इतने लंबे घंटे, फिर भी कोई शिकायत नहीं। उल्टा जब भी ये लोग मुझे देखते, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। वो सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं थी, उसमें श्रद्धा भी थी और थोड़ा डर भी। आखिर ये लोग मेरे बारे में सोच क्या रहे थे? मैंने फैसला किया कि रात में खुद उनके रहने की जगह जाकर सुनूंगा कि ये आपस में क्या बात करते हैं। रात काफी हो चुकी थी। मजदूरों की झोंपड़ियों में कोई आग नहीं जल रही थी, फिर भी कोई सोया नहीं था। सारे लोग अंधेरे में एक साथ बैठे हुए थे। बीच में वांग गेनशिंग बैठा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, सब लोग बताओ, इन 3 दिनों में तुम्हें क्या महसूस हुआ? एक मजबूत आदमी बोला, गांव के मुखिया, मुझे लग रहा है जैसे मेरे शरीर की ताकत खत्म ही नहीं होती। दूसरा बोला, मुझे भी। फिर एक जवान आदमी उत्साहित होकर बोला, और बड़े साहब जो खाना देते हैं। उसके बाद वो थोड़ा रुका। सबसे खास चीज वो काला पानी है। दिन भर काम करके चाहे कितना भी थक जाओ, बस उसे पीते ही फिर से जान आ जाती है। वांग गेनशेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर बोला, मैं 60 साल से ज्यादा जी चुका हूं। दुनिया थोड़ी देखी है। जो हम खा रहे हैं उसे बर्गर कहते हैं। ये सफेद आटे की रोटी और बेहतरीन मांस से बना है, और उस काले पानी को कोला कहते हैं। उसे पीते ही शरीर में ताकत लौट आती है। फिर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है इतना शानदार खाना हमें क्यों दिया जा रहा है? हम जैसे शरणार्थियों को तो छोड़ो, शायद राजधानी की सबसे अच्छी सेना को भी रोज ऐसा खाना न मिलता हो। पूरा कमरा शांत हो गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वांग गेनशेंग ने धीरे धीरे कहा, यह बात बिल्कुल सामान्य नहीं है। मैं बहुत सोच चुका हूं और मुझे सिर्फ एक ही संभावना दिखाई देती है। सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। वो बोला, बड़े साहब, हमारी सेना तैयार कर रहे हैं और हमें खास किस्म के मरने वाले सैनिकों की तरह तैयार किया जा रहा है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी ने धीरे से पूछा, मरने वाले सैनिक? वांग गेनशेंग ने समझाया, ये वो लोग होते हैं जिन्हें ताकतवर लोग खास मिशनों के लिए पालते हैं। उन्हें सबसे अच्छा खाना दिया जाता है, सबसे अच्छी देखभाल मिलती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो बिना सवाल किए अपनी जान तक दे दें। एक आदमी डरते हुए बोला, तो क्या बड़े साहब हमें इतना अच्छा खाना इसलिए दे रहे हैं ताकि बाद में हमें मरने भेज सकें? वांग गेनशेंग ने तुरंत उसे डांट दिया, इसे मरने के लिए भेजना कहते हो? ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है। वो खड़ा हो गया। उसकी आवाज में अजीब सा जोश था। हम कौन थे? भूखे शरणार्थी। समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अब क्या है? बड़े साहब ने हमें वो सम्मान दिया है जो हमने कभी देखा तक नहीं। उन्होंने हमें ऐसा खाना दिया जो शायद बड़े बड़े अमीर भी रोज नहीं खा सकते। और उन्होंने अपना असली मकसद सीधे इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये गुप्त योजना है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो पूरा दरबार हिल सकता है। बड़े साहब हमें डराना नहीं चाहते, इसीलिए चुपचाप हमें तैयार कर रहे हैं। वांग गेनशेंग की बातों ने सबके अंदर कुछ जगा दिया। एक आदमी बोला, मुखिया सही कह रहा है। दूसरा बोला, आज से ये जान बड़े साहब की है। जो भी बड़े साहब का अपमान करेगा, मैं सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। माहौल इतना गर्म हो गया कि कुछ लोग अपनी उंगली तक काटकर दीवार पर खून से अपनी निष्ठा लिखने को तैयार हो गए। उसी वक्त झोंपड़ी का पर्दा उठा। मैं जम्हाई लेते हुए अंदर आ गया। मैं बस ये देखने आया था कि ये लोग सोए या नहीं, और साथ में ये भी बताना था कि इतना काम मत करो कि कहीं कोई बेहोशी न हो जाए, वरना मेरी ब्लैक कैपिटलिस्ट वाली इमेज सच में खराब हो जाती। मैंने उन्हें देखते हुए पूछा, इतनी रात को सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों में इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? फिर मैंने बस इतना कहा, कल थोड़ा आराम से काम करना, जल्दी सो जाना। इतना कहकर मैंने एक और जम्हाई ली और बाहर निकल गया। मेरे जाते ही पूरी झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर वांग गेनशेंग कांपती आवाज में बोला, तुम लोगों ने देखा? एक आदमी बोला, हाँ मुखिया। वांग गेनशेंग ने कहा, बड़े साहब आधी रात में भी खुद निरीक्षण कर रहे थे।
वो हमारी वफादारी जांच रहे थे। हम अभी जोर से बातें कर रहे थे। अगर उन्होंने हमें शोर करते हुए देख लिया होता तो शायद उन्हें लगता कि हम भरोसे के लायक नहीं हैं। बाकी लोग भी तुरंत समझ गए। तो बड़े साहब का जल्दी सोने के लिए कहना भी एक संकेत था। वो चाहते हैं कि हम अपनी ताकत बचाकर रखें ताकि जब असली मिशन आए हम पूरी तरह तैयार रहें। सभी ने एक साथ सिर झुका लिया। उन्हें लगने लगा कि वो बड़े साहब की बात समझने में अब तक कितने नादान थे। फिर उन्होंने मेरी तरफ जाते हुए दरवाजे की दिशा में देखा। उनकी आंखों में पहले से भी ज्यादा श्रद्धा थी। सभी ने बिना कुछ बोले उसी दिशा में सिर झुका दिया। और उस रात उन्होंने अपने मन में एक नया नियम बना लिया। बड़े साहब की हर बात में कोई ना कोई संकेत छिपा होता है। इधर मुझे क्या पता था कि मेरी साधारण सी बातें उनके लिए किसी गुप्त आदेश से कम नहीं थी। उधर आखिरकार शहर की दीवार पूरी तरह तैयार हो गई। मेरे दिल का आधा बोझ तो उतर गया, लेकिन दूसरा आधा अब पहले से भी ज्यादा भारी था, क्योंकि अब बारी थी ब्लैकविंड किले की। पिछले मजिस्ट्रेट की यादों के मुताबिक ये कोई साधारण डाकू नहीं थे। 800 से ज्यादा लोग थे। हर एक हथियार चलाने वाला और जान की बाजी लगाने वाला आदमी था। और उनका सरदार ब्लैक वर्ल्डविंड इतना खतरनाक बताया जाता था कि नंगे हाथों से जंगली जानवरों तक को चीर सकता था। 3 दिन की जो मोहलत मिली थी, आज उसका आखिरी दिन था। मैं पूरे दिन बेचैनी में टूटी हुई सरकारी इमारत के अंदर चक्कर काटता रहा। मेरी बेचैनी में वहां की पहले से खराब जमीन भी और उखड़ गई। मैं लगातार खुद से पूछ रहा था, अब क्या करूं, क्या करूं? मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, भाग जाऊं? अब शहर की दीवार तो बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही शहर का दरवाजा बंद हुआ मेरी हालत और खराब हो गई। भागना भी चाहता तो कहां जाता? चारों तरफ सुनसान जंगल था। मैं जैसा मॉडर्न जमाने का ऑफिस कर्मचारी अगर अकेला बाहर निकलता तो या तो जंगली भेड़िए मुझे खा जाते या कोई दूसरा भूखा शरणार्थी मुझे अमीर समझकर लूट लेता। सरेंडर करना भी कोई ऑप्शन नहीं था। ब्लैकविंड किले वालों की हरकतें मुझे पता थी। अगर वो शहर में घुस गए तो लूटपाट, आगजनी और कत्लेआम तय था। और सबसे पहले निशाने पर कौन आता? मैं, इस शहर का मजिस्ट्रेट। शायद मेरा शव शहर के दरवाजे पर लटकता मिलता। मैंने सिर पकड़ लिया। मेरे पास कुल 3000 शरणार्थी थे जो कुछ दिन से पेट भर खा रहे थे। हाँ, उनकी ताकत पहले से काफी बढ़ गई थी, लेकिन उनके हाथों में ढंग के हथियार तक नहीं थे। दूसरी तरफ ब्लैकविंड किले के 800 ताकतवर डाकू थे। घोड़े, तलवारें, भाले, सब कुछ उनके पास था। मैंने मन ही मन सिस्टम को पुकारना शुरू कर दिया। सिस्टम, कम से कम कोई शुरुआती गिफ्ट तो दे। कुछ हथियार, बंदूकें, गोलियां, कुछ भी। ठीक है, बंदूक नहीं तो तलवारें ही दे दे। लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुसीबत के वक्त ये सिस्टम भी ऐसे गायब था जैसे इसकी ड्यूटी ही खत्म हो गई हो। मैं गुस्से में सोचने लगा, ये तो वैसा ही है जैसे कोई गेम में पैसे खर्च करके आइटम खरीदे और फिर पता चले कि बॉस के सामने वो आइटम किसी काम का ही नहीं। मेरी हालत सच में खराब थी। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की तरफ झुकने लगा। सूरज की नारंगी रोशनी शुओफांग की टूटी दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन उस रोशनी में गर्मी नहीं, बल्कि किसी आने वाले खतरे का एहसास था। तभी अचानक शहर की दीवार से एक तेज चीख सुनाई दी। एक पहरेदार सीढ़ियों से लगभग गिरता पड़ता नीचे आया और सीधा काउंटी कार्यालय में घुस गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ा था। वो हाँफते हुए बोला, बड़े साहब, ब्लैकविंड किले के लोग आ गए, बहुत सारे हैं। मेरे दिल ने उसी वक्त एक जोरदार छलांग लगाई। आखिरकार वो दिन आ ही गया था। मैंने गहरी सांस ली, अपनी कांपती टांगों को किसी तरह सीधा किया और पास पड़ी जंग लगी सरकारी तलवार उठा ली, सिर्फ हिम्मत दिखाने के लिए। फिर धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल गले से बाहर निकल आएगा। मैं तो बस कोड लिखने वाला इंसान था। आखिर मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा था? किस्मत भी क्या करवाती है भाई। किसी तरह दीवार पर पहुंचा और बाहर देखा तो मेरी सांस ही अटक गई। दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल गुबार उठ रहा था। काली भीड़ तेजी से शुओफांग की तरफ बढ़ रही थी। गिनती करने की जरूरत भी नहीं थी। कम से कम 700-800 लोग तो थे ही। लगभग सभी घोड़ों पर सवार थे। हाथों में चमकती तलवारें और भाले थे। और सबसे आगे एक बेहद भारी भरकम काले चेहरे वाला आदमी था। वो इतना ताकतवर दिख रहा था जैसे चलता फिरता भालू हो। कंधे पर एक विशाल कुल्हाड़ी रखी थी। दूर खड़े होकर भी उसके अंदर से निकलती खतरनाक आभा महसूस हो रही थी। मैंने उसे देखा और मेरे हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, गया काम से। दीवार पर खड़े बाकी शरणार्थियों ने भी डाकुओं को देख लिया था। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। कई लोगों के शरीर डर से कांपने लगे। हाँ, इन लोगों ने अब कई दिनों से पेट भर खाना खाया था। इनकी ताकत बढ़ गई थी, लेकिन अंदर से वो अब भी आम इंसान ही थे। इतने बड़े हथियारबंद गिरोह को सामने देखकर किसी की भी हालत खराब हो सकती थी। नीचे से काले चेहरे वाला सरदार घोड़ा रोक कर चिल्लाया, अंदर वालों, तुम्हारा ब्लैकविंड दादा अनाज लेने आया है। उसने अपनी कुल्हाड़ी मेरी तरफ उठाई। समझदारी से काम लो, दरवाजा खोलो, अनाज और औरतें सौंप दो, तो शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। वरना जिस दिन शहर टूटा, यहाँ एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरी दीवार तक गूंज उठी। मैं गुस्से से कांपने लगा, आधा डर से और आधा उसकी बातों से सच में गुस्सा आ गया था। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं तो उसे धमकी देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। तभी वांग गेनशेंग कुछ सबसे ताकतवर आदमियों के साथ मेरे पास आ गया। उनके चेहरों पर भी डर था, लेकिन उनकी आंखों में डर से ज्यादा एक अजीब सा फैसला था। वांग गेनशेंग ने मेरे सामने झुककर कहा, बड़े साहब, शहर का दरवाजा मत खोलिए। मैंने धीमी आवाज में कहा, ये तो मुझे भी पता है। फिर मैंने घबरा कर कहा, लेकिन अगर हमने दरवाजा नहीं खोला और उन्होंने दीवार तोड़ दी तो अंदर घुसकर हम सबको और बुरी तरह मारेंगे। तभी एक ताकतवर आदमी आगे आया। उसके हाथ में तलवार नहीं, बल्कि दीवार बनाने वाला लोहे का फावड़ा था। वो भारी आवाज में बोला, बड़े साहब, हमें मौत से डर नहीं लगता। आपने हमें पेट भर खाना दिया, हमें इज्जत दी। अब ये जान आपकी है, इनसे लड़ेंगे। मरना ही है तो क्या हुआ? भूख से मरते भी तो मरते ही, कम से कम अब लड़ते हुए मरेंगे। पेट भर खाने के बाद इन लोगों की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो नीचे खड़े डाकुओं को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई उनके खाने पर हाथ डालने आया हो। मैं उन्हें देखता रह गया और अचानक मुझे एक बात समझ आई। मैं डाकुओं से इसलिए डर रहा था क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी थी, लेकिन इन शरणार्थियों ने अभी अभी मौत के मुंह से वापस आकर जीना शुरू किया था। बर्गर और कोला ने उन्हें सिर्फ ताकत नहीं दी थी, उन्हें इंसान की तरह जीने का एहसास दिया था। और अब कोई उनके सामने आकर वही चीज छीनने आया था। उन्हें दोबारा भूख, बेबसी और दूसरों की दया पर जीने के लिए मजबूर करने आया था। शायद उनके लिए ये मौत से भी बदतर था। वांग गेनशेंग ने फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इरादा बिल्कुल साफ। बड़े साहब, आदेश दीजिए, हम आपके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और फिर एक आवाज़ उठी, बड़े साहब के लिए लड़ेंगे। दूसरी आवाज़ उससे भी तेज आई, बड़े साहब के लिए लड़ेंगे। कुछ ही सेकंड में 3000 लोगों की आवाज़ एक साथ गूंजने लगी, बड़े साहब के लिए लड़ेंगे।
उनकी चीख ने नीचे खड़े 800 डाकुओं की आवाज़ तक दबा दी। मैं उन्हें देख रहा था और मेरे अंदर उथल पुथल मची हुई थी। लड़ोगे किससे? फावड़े और कुदाल से। लेकिन उनकी आंखों में जो पक्का इरादा था उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं इस वक्त लड़ने से मना करता तो शायद इन जुनूनी लोगों को मुझसे ही शिकायत हो जाती। मैंने दांत भींचे। मरना ही है तो ऐसे ही सही। मैंने नीचे गिरी तलवार उठाई। चुपचाप कटने से बेहतर है कि कम से कम इन 800 डाकुओं को भी साथ ले जाऊं। फिर मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोल दो। मेरी बात सुनकर वांग गेनशेंग समेत सारे लोग जम गए। दरवाजा खोल दें? हाँ, मैंने दोबारा चिल्लाया। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। मैंने नीचे खड़े ब्लैक विंड सरदार की तरफ उंगली की। मेरी आवाज़ डर के बावजूद तेज हो गई। वांग गेनशेंग मुझे कुछ पल तक घूरता रहा। फिर उसके चेहरे पर अचानक समझ और सम्मान की चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, समझ गया, बड़े साहब दुश्मन को अंदर बुलाकर मौत के बीच से जीत का रास्ता निकालना चाहते हैं। हम जैसे लोगों को दीवार के पीछे बैठकर लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए बड़े साहब ने खुद हमला करने का फैसला किया है। वाकई बड़े साहब की युद्ध नीति हमारी समझ से बाहर है। फिर उसने जोर से हाथ उठाया। बड़े साहब का आदेश है, दरवाजा खोलो। भारी शहर का दरवाजा चरमराते हुए खुलने लगा। नीचे खड़ा ब्लैक विंड सरदार भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसे लगा शायद ये लोग डर कर सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। शहर के अंदर से 3000 से ज्यादा शरणार्थी बाहर निकल पड़े। किसी के हाथ में कुदाल थी, किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के हाथ में लकड़ी का डंडा, और कुछ लोग तो दीवार बनाने के लिए बचाए गए भारी पत्थर तक उठा लाए थे। सबकी आंखें लाल थीं। चेहरों पर डर की जगह एक अजीब सी पागल हिम्मत थी। एक आदमी ने कुदाल घुमाते हुए चिल्लाया, बर्गर के लिए। दूसरा भारी पत्थर उठाकर गर्जा, कोला के लिए। और एक और आदमी चिल्लाया, जो हमारे खाने पर हाथ डालेगा उसे दोबारा खाने का मौका नहीं मिलेगा। ब्लैक विंड किले के डाकू पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। उन्होंने लोगों को मारा था, खून देखा था, लेकिन ऐसा हमला उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये भूखे शरणार्थी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 3000 लोग सीधे मौत के मुंह से निकलकर लड़ने आए हों। डाकुओं ने तलवारें चलाईं, लेकिन शरणार्थी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। एक तरफ डाकुओं के पास असली हथियार और युद्ध का अनुभव था, दूसरी तरफ 3000 लोग थे जिनके पास बस अपनी ताकत, गुस्सा और पेट भर खाना था। फिर भी उनकी संख्या और बेकाबू जोश ने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। कोई पीछे नहीं हट रहा था, कोई अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, हमारा खाना कोई नहीं छीन सकता। युद्ध शुरू होते ही हालात एक तरफा होने लगे। मैं दीवार के ऊपर खड़ा नीचे का नजारा देख रहा था। मेरी टांगें अब भी कांप रही थीं। मैंने सोचा था कि ये एक भयंकर और लंबी लड़ाई होगी, लेकिन कुछ ही देर में मुझे समझ आ गया, लड़ाई तो हो रही थी, लेकिन जीत किसकी होगी ये लगभग तय हो चुका था। 3000 लोगों का हमला बेहद बेतरतीब था। कोई रणनीति नहीं, कोई सैन्य फॉर्मेशन नहीं, बस सामने जो दुश्मन दिखा उसे गिरा दो। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। करीब आधे घंटे बाद लड़ाई खत्म हो गई। शहर के बाहर डाकुओं की लाशें पड़ी थीं और बचे हुए कई डाकू डर के मारे घुटनों पर बैठकर सरेंडर कर चुके थे। 800 डाकुओं में से ज्यादातर मारे जा चुके थे। बाकी करीब 200 के आसपास लोगों ने हथियार डाल दिए थे। दूसरी तरफ 3000 शरणार्थियों में से कई घायल थे, लेकिन उनके मुकाबले मारे जाने वालों की संख्या बहुत कम थी। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक विंड सरदार भी पकड़ा जा चुका था। जिस आदमी की वजह से मैं पूरी तरह डर से कांप रहा था, उसे कई ताकतवर शरणार्थियों ने पकड़कर जमीन पर दबा दिया था। फिर उसे घसीटते हुए शहर की दीवार के नीचे ले आए। 3000 लोग खून और धूल से लथपथ होकर कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर वांग गेनशेंग के इशारे पर सभी एक साथ पलटे। उनकी निगाहें मेरी तरफ उठीं और अगले ही पल 3000 लोग एक साथ घुटनों पर बैठ गए। उनके हाथों में पकड़े साधारण हथियार जमीन पर एक साथ टिके। उसकी आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। वांग गेनशेंग ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा खून और धूल से भरा था, लेकिन आंखों में पहले से भी ज्यादा जुनून था। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, बड़े साहब, आप जिसे मारना चाहेंगे हम उसे मार देंगे, हमारी ये जान आपकी है। बाकी 3000 लोगों ने भी एक साथ वही बात दोहराई। उनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि जैसे आसमान तक पहुंच गई हो। मैं दीवार पर खड़ा था। 3000 लोगों की वो पागल सी वफादारी देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। मैं वहीं नीचे बैठ गया। होंठ कांप रहे थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था। मेरे मुंह से बस इतना निकला, ये मैंने क्या कर दिया। उसी वक्त थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ पर एक काली पोशाक पहने रहस्यमयी शख्स छिपा हुआ था। वो मुझे और नीचे खड़े 3000 लोगों को ऐसे देख रही थी जैसे किसी राक्षसी सेना को देख रही हो। उसने कांपते हाथों से कागज और कलम निकाली। डूबते सूरज की रोशनी में उसने जल्दी जल्दी कुछ लिखा। उसका संदेश साफ था, शुओफांग का मजिस्ट्रेट लिन युआन 3000 बेहद खतरनाक सैनिकों के साथ बिना किसी मुश्किल के ब्लैक विंड किले के 800 लोगों को खत्म कर चुका है। उसका मकसद बेहद खतरनाक हो सकता है। उसके अंदर विद्रोह की संभावना है। उसने संदेश को एक छोटी बांस की नली में रखा, फिर उसे एक संदेशवाहक कबूतर के पैर से बांधा और कबूतर को राजधानी की दिशा में उड़ा दिया। उधर मुझे वांग गेनशेंग और बाकी लोगों ने उठाकर वापस सरकारी इमारत में पहुंचा दिया। मैं सच में डर के मारे लगभग बेहोश हो चुका था। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, दिमाग पूरी तरह खाली था, और वो खून से सने ताकतवर आदमी मुझे ऐसे उठाकर ले जा रहे थे जैसे कोई भारी सामान उठा रहे हो। जब मुझे होश आया, मैं उसी पुरानी लगभग टूट चुकी कुर्सी पर बैठा था और मेरे सामने जमीन पर बड़ी संख्या में लोग घुटनों के बल बैठे थे। सबसे आगे वांग गेनशेंग था। उसने अपने घावों पर थोड़ा इलाज कर लिया था, लेकिन चेहरे और कपड़ों पर लगा खून अभी भी साफ नहीं हुआ था। उसकी आंखों में जोश देखकर वो खुद डाकुओं से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वांग गेनशेंग ने गर्व से रिपोर्ट दी, बड़े साहब, ब्लैक विंड किले के 800 डाकुओं में से 623 मारे गए हैं। 177 लोगों ने सरेंडर किया है। उनके सरदार ब्लैक विंड को भी हमने पकड़ लिया है। अब वो आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। मैंने ये रिपोर्ट सुनी और मेरे होंठ फिर कांपने लगे। 623 मारे गए और 177 कह दी। मैंने नीचे बैठे लोगों को देखा। कुछ दिन पहले यही लोग भूख से इतने कमजोर थे कि खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, और आज ये लोग 800 हथियारबंद डाकुओं को हरा चुके थे। बर्गर और कोला ने इन लोगों के साथ आखिर कर क्या दिया था? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, सब लोग उठ जाओ। मैं चाहता था कि मेरी आवाज में रौब हो, लेकिन सच ये था कि मेरी आवाज खुद कांप रही थी। फिर मैंने पूछा, हमारी तरफ कितने लोग घायल हुए? वांग गेनशेंग ने गर्व से सीना चौड़ा किया, हमारे 92 भाई युद्ध में मारे गए। 150 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। कल से फिर काम शुरू किया जा सकता है। मैं कुछ पल चुप रहा। 92 लोग मर चुके थे। हाँ, दुश्मन के मुकाबले ये संख्या बहुत कम थी, लेकिन 92 जिंदगियां थीं। कुछ दिन पहले ये लोग मेरे लिए सिर्फ मजदूर थे,
लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, जो लोग मारे गए हैं उन्हें अच्छे से दफनाना, उन्हें सम्मान के साथ विदा करना। मैं मुआवजे की बात भी करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जेब टटोली, अंदर कुछ भी नहीं था। पूरा शुओफांग काउंटी पहले से ही कर्ज में डूबा था। मैं इनके परिवारों को पैसे देता भी तो कहाँ से? शायद वांग गेनशेंग ने मेरी परेशानी समझ ली। वो तुरंत बोला, बड़े साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जान देना हमारे भाइयों का सौभाग्य था। हमने बहुत पहले ही मौत का डर छोड़ दिया है। फिर अचानक उसके चेहरे पर उत्साह आ गया। लेकिन बड़े साहब, हमारे पास एक अच्छी खबर भी है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बोला, हम मालामाल हो गए। ब्लैक विंड किले के डाकुओं के पास काफी सोना चांदी था। उनके घोड़े और हथियार भी हमें मिल गए हैं। इतना सामान है कि मारे गए भाइयों के लिए अच्छे से अंतिम संस्कार भी किया जा सकता है। ये सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। कुछ पल पहले जो दुख मेरे दिल पर था वो थोड़ा हल्का हो गया। अरे हाँ, लूटा हुआ माल, मैं इस बात को कैसे भूल गया। ब्लैक विंड किला कई सालों से इस इलाके में लूटपाट कर रहा था। पता नहीं कितने व्यापारियों से उन्होंने पैसा छीना होगा। उनके पास अच्छी खासी दौलत होना तय था। मैं तुरंत बोला, जल्दी से पूरा सामान गिनो, सब कुछ यहाँ लाकर दिखाओ। कुछ ही देर में सरकारी आंगन में एक के बाद एक संदूक रखे जाने लगे। सोना, चांदी, कीमती सामान, हथियार और कवच। मैं चमकते हुए सोने और चांदी को देखता रह गया। अब बात बनी। आखिरकार मेरे गरीब से काउंटी को पहली बार असली पैसा मिला है। मेरे दिमाग में तुरंत प्लान बनने लगे। इस पैसे से अनाज खरीदा जा सकता था, इन लोगों के लिए ढंग के हथियार खरीदे जा सकते थे, और शायद मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े भी बनवा सकता था। लेकिन तभी वांग गेनशिंग ने फिर बात शुरू कर दी। बड़े साहब, अब ब्लैक विंड किला खत्म हो चुका है। हम 3000 भाई पूरी तरह आपके साथ हैं, लेकिन अब हमारे पास कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं है। अगर भविष्य में कोई और ताकतवर दुश्मन आया तो बिना सही संगठन के हम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर उसने सम्मान से सिर झुकाया। इसलिए मेरी गुस्ताखी माफ करें। हमारे समूह को एक नाम दीजिए और हमें एक आधिकारिक सैन्य व्यवस्था दीजिए। मैं ये सुनकर सन्न रह गया। ये क्या नई मुसीबत है? अब इन्हें बाकायदा सेना भी बनानी है? मैंने नीचे देखा। 3000 लोगों की आंखों में वही पागल श्रद्धा थी, और मेरे मन में डर की घंटी बजने लगी। मैं तो बस एक ऐसा मजिस्ट्रेट बनकर रहना चाहता था जो आराम से अपनी जिंदगी काट दे। मुझे कोई सेना नहीं बनानी थी। अगर राजधानी तक खबर पहुंच गई कि मैंने अपनी निजी सेना खड़ी कर ली है तो सीधा विद्रोह का इल्जाम लग सकता था। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, अरे ये सब बाद में देखेंगे, अभी इसकी कोई जल्दी नहीं है। आज सब लोग बहुत थक गए हैं, पहले आराम करो और खाना खाओ। फिर मैंने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया। आज रात एक्स्ट्रा खाना मिलेगा। बर्गर जितना चाहो खाओ, कोला भी जितना चाहो पीना। मैंने सोचा था कि खाना सुनते ही बात बदल जाएगी, लेकिन वांग गेनशेंग ने गंभीरता से सिर हिला दिया। नहीं बड़े साहब, नाम के बिना व्यवस्था अधूरी रहती है। जब हमने आपको अपना स्वामी माना है तो हमारे समूह का एक सम्मानजनक नाम भी होना चाहिए। ये नाम आपकी प्रतिष्ठा भी दिखाएगा। फिर नीचे बैठे सभी लोग एक साथ बोल उठे, बड़े साहब हमें नाम दीजिए, नाम दीजिए। मैंने सिर पकड़ लिया। नाम दूं? क्या नाम दूं? बर्गर देवता दल, कोला शहीद दस्ते? नहीं, ये नाम अगर राजधानी तक पहुंच गए तो मेरी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी कोई बहाना सोचने लगा। फिर मैंने गला साफ किया और चेहरे पर जितनी हो सके उतनी रहस्यमयी शक्ल बनाई। मैंने गंभीर आवाज में कहा, इस मामले पर मैं पहले से विचार कर रहा हूं। सिर्फ नाम होना कोई बड़ी बात नहीं। नाम तो बस एक पहचान है। असली ताकत नाम में नहीं होती। असली ताकत तुम्हारे दिल में होती है, और सबसे बढ़कर तुम लोगों की मेरे प्रति वफादारी में होती है। तुम लोगों को अभी नाम के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आज जो हासिल किया है उसे मजबूत करो, अपनी ताकत बढ़ाओ, समझे? मुझे लगा मैंने बहुत गहरी बात कह दी है, लेकिन नीचे अचानक सन्नाटा छा गया। वांग गेनशेंग और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनके चेहरों पर ऐसी समझ आई जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा रहस्य पता चल गया हो। वांग गेनशेंग भावुक होकर बोला, हुजूर की बात सच में गहरी है। मैं अंदर से चौंक गया। गहरी? मैं तो बस बहाना बना रहा था। लेकिन वो आगे बोलता गया, हुजूर कह रहे हैं कि नाम सिर्फ दिखावा है, असली ताकत मन में होती है। मतलब हम आज की जीत के बाद घमंड न करें, तुरंत खुद को बड़ी सेना समझने की गलती न करें। पहले अपनी ताकत मजबूत करें। दूसरा आदमी बोला, और हुजूर ने कहा कि आज की जीत को मजबूत करो, मतलब हमें चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ानी है, अभी अपनी असली ताकत दुनिया को नहीं दिखानी। तीसरा बोला, हुजूर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, हमें अभी छिपकर तैयारी करनी चाहिए। मैं उन्हें सुनता रहा। तुम लोग आखिर बोल क्या रहे हो? मैंने तो सिर्फ झंझट से बचने के लिए नाम देने से मना किया था, लेकिन इन लोगों ने मेरी 2 लाइन से पूरी दुनिया जीतने की योजना बना ली थी। वांग गेनशेंग ने कहा, अब समझ आया, हमारे लोग कैदियों को अपने साथ शामिल करेंगे, हथियार बांटेंगे और प्रशिक्षण शुरू करेंगे। सही समय आने पर हमारी ताकत दुनिया के सामने होगी। मैंने माथा पकड़ लिया। इन लोगों के हिसाब से मैं किसी बड़े साम्राज्य की नींव रख रहा था, और असल में मैं तो बस आराम से जिंदगी काटना चाहता था। फिर वांग गेनशेंग ने अचानक घोषणा कर दी, आज से हम खुद को हैनजेन कैंप यानी हैनजियान शिविर के नाम से पहचानेंगे। शांति के समय जनता की सेवा करेंगे, युद्ध के समय सैनिक बनेंगे। हमें नाम या पद नहीं चाहिए, बस हुजूर के लिए रास्ता साफ करना है। नाम सुनने में काफी दमदार था। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन वांग गेनशेंग के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो पहले ही मेरी पूरी बात समझ चुका हो। मैंने आखिरकार चुप रहना बेहतर समझा। ठीक है, तुम लोग जैसा ठीक समझो। मैंने आदेश दिया, सारा सामान गोदाम में रखो, घायलों का इलाज करो, बाकी लोग खाना खाओ। सबने एक साथ जवाब दिया और व्यवस्थित तरीके से बाहर चले गए। कुछ ही देर में पूरा काउंटी ऑफिस खाली हो गया। मैं अकेला रह गया और सामने पूरा खजाना पड़ा था। मैं कुर्सी पर गिर पड़ा। मैं तो बस एक ब्लैक हार्टेड ठेकेदार बनकर काम निकलवाना चाहता था। अब ये लोग मुझे विद्रोह का नेता समझ रहे हैं। ये दुनिया सच में पागल है। अगले दिन मैं देर तक सोता रहा। ब्लैक विंड गिरोह के खत्म होने के बाद ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे शांत नींद थी। शायद इसलिए क्योंकि पिछले दिन मैंने इतना कुछ झेला था कि दिमाग पूरी तरह थक चुका था। जब मैं बाहर निकला तो देखा वांग गेनशेंग और उसके लोग पहले से काम में लगे हुए थे। आंगन साफ था, लड़ाई के निशान काफी हद तक हटा दिए गए थे, सोना चांदी और हथियार अलग अलग रखे गए थे। हर चीज की निगरानी के लिए लोग तैनात थे। यहाँ तक कि काउंटी ऑफिस का टूटा दरवाजा भी रातों रात ठीक कर दिया गया था। वांग गेनशेंग ने मुझे देखते ही काम छोड़ा। हुजूर, आप जाग गए? मैंने जम्हाई लेते हुए पूछा। सब लोग क्या कर रहे हैं? अब दीवार तो ठीक हो गई है, आराम क्यों नहीं कर रहे? वांग गेनशेंग ने गंभीर चेहरा बनाया। हुजूर, दीवार अभी पर्याप्त ऊंची और मोटी नहीं है। हमने तय किया है कि इसे राजधानी की दीवारों के स्तर तक मजबूत किया जाएगा। ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, मोटाई बढ़ाई जाएगी, बाहर खाई खोदी जाएगी, जगह जगह जाल और निगरानी टावर बनाए जाएंगे। मैंने उसे घूरा। क्या? इतना सब क्यों? ये छोटा सा शुओफांग है, इतनी बड़ी रक्षा व्यवस्था किस लिए? वांग गेनशेंग ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, ये पागलपन नहीं है, ये दूर की सोच है। आपकी महत्वाकांक्षा पूरे संसार तक है। शुओफांग हमारा आधार है। आधार मजबूत नहीं होगा तो बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल होगा? मैंने माथा पकड़ लिया। फिर शुरू हो गए। बड़ी महत्वाकांक्षा, बड़ा लक्ष्य। मैंने थकी आवाज में कहा, वांग गेनशेंग, मेरी बात सुनो। वो तुरंत ध्यान से खड़ा हो गया। हुजूर, आदेश दीजिए।
मैंने तय किया कि अब सच बता ही देता हूँ। मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि लोगों के पास खाना हो, रहने के लिए घर हो, सब आराम से अपनी जिंदगी जिएं। लड़ाई झगड़ा बहुत खतरनाक है, जहां तक हो सके उससे बचना चाहिए। अब हमारे पास कुछ पैसा भी है, पहले शहर के अंदर की हालत सुधारते हैं, सड़कें बनाते हैं, घर बनाते हैं, लोगों की जिंदगी आसान करते हैं। ये ज्यादा अच्छा नहीं है? मुझे लगा इस बार तो मेरी बात सीधे उनके दिल तक जाएगी, लेकिन वांग गेनशेंग की आंखें अचानक भर आईं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत महान बात कह दी हो। हुजूर, उसकी आवाज़ कांप रही थी। हम समझ गए। मैंने मन ही मन कहा, अब क्या समझ गए? वो बोला, हुजूर जनता की भलाई चाहते हैं। आपका दिल इतना बड़ा है कि हमसे अपनी महत्वाकांक्षा भी छिपा रहे हैं। हम सिर्फ युद्ध और ताकत के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपने हमें सिखाया कि असली शासन जनता को सुख देना है। हथियार सिर्फ मजबूरी में उठाए जाने चाहिए। मैं मुंह खोले उसे देखता रह गया। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस लड़ाई से बचना चाहता था। लेकिन वांग गेनशेंग ने हाथ जोड़कर कहा, हम अपनी गलती समझ गए। अब हम शहर को मजबूत भी करेंगे और उसे समृद्ध भी बनाएंगे। शुओफांग को ऐसा स्थान बनाएंगे जहां लोग सुरक्षित और सुखी रहें, और यही आपकी भविष्य की महान योजना की सबसे मजबूत नींव होगी। इतना कहकर वो मेरी अनुमति का इंतजार भी नहीं करता और काम बांटने निकल गया। मैं हाथ उठाए खड़ा रह गया। बातचीत पूरी तरह फेल। मुझे लगा जैसे मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जिनके दिमाग में अपनी ही कहानी चल रही है। मैं कुछ भी कहूं, ये उसका बिल्कुल अलग मतलब निकाल लेते। आखिर मैंने भी हार मान ली। चलो, जो करना है करो। कम से कम काम तो हो रहा है। अगर ये लोग सड़क बनाएंगे, घर बनाएंगे और शहर ठीक करेंगे तो मुझे शिकायत भी क्या करनी थी? फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। अगर इतना बड़ा निर्माण होने वाला है तो प्लानिंग भी जरूरी होगी। मैं आधुनिक जमाने से आया था, भले ही मैं इंजीनियर नहीं था, लेकिन बेसिक मैनेजमेंट तो समझता था। और फिर मुझे अपने पुराने कॉर्पोरेट दिनों का अनुभव याद आया। मेरा मतलब, मैं जानता था कि कर्मचारियों से ज्यादा काम कैसे निकलवाया जाता है। बस उसी वक्त मेरे दिमाग में एक नया प्लान बन गया। दोपहर में मैंने वांग गेनशेंग और कुछ नए छोटे अधिकारियों को बुलाया। मैं कुर्सी पर बैठा और जितना हो सके खुद को सख्त बॉस जैसा दिखाया। आज से कुछ नए नियम होंगे, तुम लोग उन्हें सख्ती से लागू करोगे। सबने सिर झुका दिया। मैंने कहा, पहला नियम, काम के घंटे। हर दिन काम का समय 10 घंटे। मैंने फिर हिसाब लगाया। प्राचीन समय के हिसाब से एक दिन में 12 समय होते थे। सुबह 5 से 7 बजे के बीच का समय अलग होता था और शाम का समय भी। मतलब मेरी गणना के हिसाब से काम करीब 12 घंटे बनता था। मैंने मन में सोचा, लगभग 12 घंटे, आधुनिक जमाने की 996 नौकरी से भी ज्यादा। इन लोगों के लिए तो ये बहुत भारी शेड्यूल होगा। लेकिन वांग गेनशेंग मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कोई अजीब बात कही हो। हुजूर, आपका मतलब है कि अब हमें सिर्फ 12 घंटे काम करना है? हाँ, मैंने कहा। वो उलझन में पड़ गया। लेकिन हम तो पहले 24 घंटे शिफ्ट में काम करते थे। एक शिफ्ट खत्म होती थी तो दूसरी शुरू हो जाती थी। अब अगर सिर्फ 12 घंटे काम करेंगे तो बाकी समय क्या करेंगे? मैंने उसे घूरा। मैं तुम्हें कम काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ कि कहीं तुम मर ही ना जाओ। लेकिन ये बात मैंने मन में ही रखी। बाहर से मैंने कहा, ये आदेश है। शरीर ही असली पूंजी है। अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो काउंटी के लिए कैसे काम करोगे? काम और आराम के बीच संतुलन जरूरी है। इसी से लंबे समय तक ताकत बनी रहती है। फिर मैंने एक और सुरक्षित शब्द जोड़ दिया। ये मेरी सैनिकों को तैयार करने की नीति है। बस सैनिकों को तैयार करने की बात सुनते ही वांग गेनशेंग की आंखें चमक उठी। समझ गया। हुजूर, हमें सिर्फ मेहनत करना नहीं सिखा रहे, आप आराम और शरीर की रिकवरी का महत्व भी सिखा रहे हैं। मैंने मन ही मन कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा। लेकिन मैंने बहस नहीं की। फिर मैंने कहा, दूसरा नियम और सबसे जरूरी। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। हर 5 दिन काम के बाद 2 दिन आराम। मैंने सोचा अब तो इन्हें समझ आ जाएगा कि मैं कितना दयालु हूं। लेकिन सामने फिर सन्नाटा छा गया। वांग गेनशेंग मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने दुनिया की सबसे अजीब बात कही हो। काफी देर बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, हुजूर, मतलब 5 दिन काम करने के बाद हमें 2 दिन काम नहीं करना होगा? मैंने गर्व से सिर हिलाया। हाँ। एक आदमी ने तुरंत पूछा, तो उन 2 दिनों में खाना कौन देगा? मैंने कहा, खाना तो मिलेगा ही। आराम वाले दिन भी हैमबर्गर और कोला हमेशा की तरह। बस मेरी बात सुनते ही माहौल बदल गया। वांग गेनशेंग धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हुजूर, ऐसा मत कीजिए। मैं हक्का बक्का रह गया। क्यों? वो रोते हुए बोला, हमने अभी आपके लिए कुछ खास किया ही क्या है? हमें रहने की जगह मिली, काम मिला, पेट भर खाना मिला। अब 2 दिन बिना काम किए भी पूरा खाना? हम ऐसा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैंने माथा पकड़ लिया। भाई, मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं। लेकिन नीचे के लोग भी घुटनों पर गिर चुके थे। हम आराम नहीं करेंगे, हम काम कर सकते हैं, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उन्हें छुट्टी नहीं बल्कि सजा सुना दी हो। मैं पूरी तरह टूट गया। मैं बस इंसानों जैसा मैनेजमेंट करना चाहता था, लेकिन ये लोग छुट्टी को भी पाप समझ रहे थे। आखिरकार मुझे समझौता करना पड़ा। हर 10 दिन काम के बाद सिर्फ 1 दिन आराम, और आराम वाले दिन खाना आधा। ये फैसला भी उन्होंने खुद रोते रोते स्वीकार करवाया। उनका मानना था कि जो दिन काम नहीं करेगा उसे पूरा खाना नहीं मिलना चाहिए। मैंने सोचा, ठीक है, कम से कम अब कोई नियम तो बना। इस तरह शुओफांग की नई व्यवस्था शुरू हुई। हर दिन लगभग 12 घंटे काम, 10 दिन काम के बाद 1 दिन आराम। और फिर निर्माण का काम पहले से भी ज्यादा तेज हो गया। वांग गेनशेंग और उसके लोगों ने मेरे आराम और ताकत के संतुलन वाले विचार को बाकायदा एक सिद्धांत बना दिया। सुबह के 4 समय सिर्फ भारी शारीरिक मेहनत, बड़े पत्थर उठाना, नींव खोदना, दीवारें बनाना। उनके हिसाब से ये सब शरीर को मजबूत करने का अभ्यास था। दोपहर में खाना और आराम। लेकिन वो सिर्फ खाना खाकर आराम नहीं करते थे। उनका मानना था कि हैमबर्गर और कोला में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए उसे शरीर में पूरी तरह पचाने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है। और फिर रोज दोपहर एक अजीब नजारा दिखाई देता। 3000 से ज्यादा मजबूत आदमी, हर किसी के हाथ में एक हैमबर्गर, एक बोतल कोला, खाना खत्म करते ही जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाते, आंखें बंद, चेहरे गंभीर, जैसे किसी प्राचीन साधना में लगे हों। मैंने पहली बार ये नजारा देखा तो मेरे मुंह की कोला लगभग बाहर निकल गई। भाई, इन लोगों ने सच में हैमबर्गर को अमृत समझ लिया है। दोपहर के बाद फिर भारी काम शुरू होता, और रात को काम खत्म होने के बाद भी आराम नहीं। वांग गेनशेंग सभी जवानों को इकट्ठा करता, यहां तक कि जो पुराने डाकू अब उनके साथ शामिल हो चुके थे उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाता। हथियार कम थे, इसलिए कई बार कुदाल और फावड़े ही अभ्यास के हथियार बन जाते। कोई खास तकनीक नहीं, बस ताकत लगाओ, सामने वाले पर वार करो, दूसरा बचाओ, फिर पलटकर हमला करो। हर रात मैदान से हथियारों की आवाज और लोगों की चीखें सुनाई देती। बाहर से देखने वाला सोचता कि फिर से युद्ध शुरू हो गया। और मैं अब सब देखकर थक चुका था। मैं न रोक सकता था, न रोकना चाहता था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम बस इतना रह गया था, समय पर सिस्टम से हैमबर्गर और कोला निकालना, फिर इन लोगों को खाते देखना, फिर उन्हें काम करते देखना, फिर उन्हें ध्यान लगाते देखना।
फिर उन्हें प्रशिक्षण करते देखना। मुझे कभी कभी लगता मैं मजिस्ट्रेट कम और चिड़ियाघर का खाना देने वाला ज्यादा हूँ। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। पहला आराम वाला दिन आ गया। मैंने सोचा आज तो आखिर ये लोग आराम करेंगे। सुबह सुबह मैं आराम से सो रहा था, तभी बाहर से ऐसी जोरदार आवाज आई कि मेरी नींद खुल गई। मैं नींदी आंखों से बाहर निकला और सामने का नजारा देखकर मैं फिर से समझ गया कि ये लोग सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि आराम वाले दिन भी इन लोगों ने काम बंद नहीं किया था। उल्टा उस दिन सब लोग रोज से भी पहले उठ चुके थे। लेकिन छुट्टी के दिन भी आराम करने के बजाय पूरा मैदान ऐसी ट्रेनिंग में लगा था जिसे देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया। कोई बड़े बड़े पत्थर उठा रहा था, कोई आपस में लड़ रहा था और कुछ लोग लाइन लगाकर लकड़ी के मोटे खम्भों पर जोर जोर से मुक्के मार रहे थे। हर तरफ धड़ाम धड़ाम की आवाज गूंज रही थी। मैंने काला चेहरा बनाकर वांग गेनशेंग को आवाज लगाई, आज छुट्टी का दिन नहीं है क्या? तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? पसीने से तरबतर वांग गेनशेंग दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बड़े साहब हम तो आराम ही कर रहे हैं। मैंने हैरानी से मैदान की तरफ देखा। इसे आराम कहते हो? वो आदमी खुदकुशी करने की तैयारी कर रहा है क्या? वांग गेनशेंग ने तुरंत सिर हिलाया। बड़े साहब आपने गलत समझा। आपने हमें सिखाया था कि काम और आराम के बीच संतुलन होना चाहिए। हमने बहुत सोच विचार किया और आखिरकार इसका असली मतलब समझ लिया। उसने बड़े भरोसे से समझाना शुरू किया, मेहनत करना शरीर को मजबूत करने वाली साधना है, यानी गति, तो छुट्टी के दिन आराम करना ऊर्जा की साधना है, यानी स्थिरता। फिर उसने और भी गंभीर चेहरा बनाकर कहा, और हमने पाया है कि इस तरह हल्की लड़ाई और शरीर से टकराने वाली ट्रेनिंग के दौरान हमारे शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा, यानी जो दिव्य पत्थर की शक्ति आपने हमें दी है, वो और तेजी से घूमती है। इसका मतलब साफ है, गति और स्थिरता को मिलाकर साधना करना ही सर्वोच्च मार्ग है। मैंने माथा पकड़ लिया। बस करो भाई, अब और मत समझो। तुम लोग ऐसे ही आगे समझते रहे ना तो कहीं यहीं बैठे बैठे स्वर्ग तो नहीं चले जाओगे। मैंने अब इन लोगों को विज्ञान समझाने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी। इस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज की चिंता थी, आज खाना भी खाना है या नहीं। सबने तुरंत जवाब दिया, खाना तो जरूर है। फिर वांग गेनशेंग ने याद दिलाया, लेकिन वादे के मुताबिक आज खाना आधा ही मिलेगा, हर आदमी को आधा बर्गर और आधी बोतल कोला। मैंने लंबी सांस ली और मन ही मन सिस्टम से खाना निकालने की तैयारी की। तभी अचानक मेरे दिमाग में लंबे समय बाद वो ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी, डिंग! आपकी देखरेख में रहने वाली आबादी लगातार 3000 से अधिक हो चुकी है। इलाके का निर्माण शुरुआती स्तर पर पहुंच गया है। समृद्धि में थोड़ी वृद्धि हुई है। सिस्टम अपग्रेड की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। नया मेन्यू अनलॉक किया जा रहा है, वीकेंड स्पेशल माजियाओ चिकन। मैं वहीं रुक गया। सिस्टम सच में अपग्रेड हो गया था और इस बार नया खाना था, माजियाओ चिकन। मैंने उसका विवरण पढ़ा। ये हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी खाना था जिसमें खास मसाले मिलाए गए थे। इसे खाने के बाद थोड़े समय के लिए शरीर की क्षमता काफी बढ़ जाती थी और इंसान एक बेहद उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता था। दर्द का एहसास कम हो जाता था और ताकत व रफ्तार 30% तक बढ़ जाती थी। हालांकि ये वीकेंड स्पेशल था, इसलिए हर 7 दिन में सिर्फ एक बार ही मिल सकता था। मैंने विवरण पढ़ते पढ़ते आंखें बड़ी कर लीं। ताकत बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी और दर्द भी कम महसूस होगा। ये खाना है या सीधा रेजरेक्शन वाला पावर अप? भले ही इसका कूलडाउन 7 दिन का था, लेकिन सही वक्त पर यह किसी बड़े हथियार से कम नहीं था। मेरी सारी परेशानी एक पल में गायब हो गई और तभी नीचे ट्रेनिंग कर रहे 3000 लोगों को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने गला साफ किया और जानबूझकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम लोगों ने मेहनत से साधना की है और इतनी तेजी से तरक्की की है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैंने भी उनकी तरह भारी भरकम अंदाज अपनाते हुए कहा, इसलिए आज मैं तुम्हें एक नई दिव्य वस्तु प्रदान करने का फैसला करता हूं। नई दिव्य वस्तु का नाम सुनते ही पूरा मैदान रुक गया। 3000 से ज्यादा लोगों की निगाहें एक साथ मेरी तरफ उठ गईं। उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी और उम्मीद भी। उन्हें पहले से लगता था कि बर्गर और कोला भले ही चमत्कारी हों, लेकिन बड़े साहब के पास इससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीजें जरूर होंगी। और आज आखिरकार उन्हें लग रहा था कि वो चीज सामने आने वाली है। मैंने हाथ घुमाकर कहा, खाना लाओ। अगले ही पल काउंटी ऑफिस के मैदान में अचानक तेल वाले कागज में लिपटे ढेर सारे गर्म पैकेट दिखाई देने लगे और जैसे ही वो पैकेट सामने आए, उनकी जबरदस्त खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। उस खुशबू में तीखापन था, मसालों की गर्मी थी और चिकन की ऐसी खुशबू थी कि सिर्फ सूंघने भर से मुंह में पानी आने लगा। 3000 लोगों ने एक साथ लार निकली। अगर बर्गर की खुशबू पेट को खुश करती थी, तो इस माजियाओ चिकन की खुशबू सीधा इंसान की आत्मा को खींच रही थी। एक आदमी हैरानी से बोला, ये कैसी दिव्य चीज है? दूसरा अपनी नाक के पास हाथ ले जाकर बोला, सिर्फ खुशबू से ही मेरा खून उबलने लगा है। वांग गेनशेंग भी खुद को रोक नहीं पाया। वो कांपते हुए आगे बढ़ा और एक गर्म पैकेट उठा लिया। गर्मी और मसालेदार खुशबू उसके चेहरे तक पहुंच रही थी। उसने बेहद सावधानी से कागज खोला। अंदर पूरी की पूरी चिकन थी, जिस पर गाढ़ी लाल चमकदार चटनी लगी हुई थी। ऊपर हरे सिचुआन, पेपरकॉर्न और लाल सूखी मिर्च बिखरी हुई थी। वांग गेनशेंग ने तुरंत एक चिकन लेग तोड़ा और गर्म होने की परवाह किए बिना मुंह में डाल लिया। जैसे ही चिकन का स्वाद उसके मुंह में पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। मांस बेहद नरम था, चटनी का स्वाद गहरा और भरपूर था और उसके बाद सिचुआन पेपरकॉर्न की तेज झंझनाहट जीभ पर बिजली की तरह दौड़ गई। फिर मिर्च की गर्मी गले में आग की तरह उतर गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि तीखापन और झंझनाहट एक दूसरे से लड़ने के बजाय आपस में ऐसे घुल गए कि स्वाद और भी जबरदस्त हो गया। वांग गेनशेंग का पूरा शरीर अकड़ गया। उसे लग रहा था जैसे वो खाना नहीं खा रहा, बल्कि आग का गोला निकल रहा है। उसके पेट से एक गर्म लहर उठी और देखते ही देखते पूरे शरीर में फैल गई। उम्र की वजह से कमजोर हो चुका उसका शरीर अचानक ऐसी ताकत से भरने लगा जैसे उसके अंदर पिघला हुआ लावा दौड़ रहा हो। वांग गेनशेंग ने खुद को रोक नहीं पाया और आसमान की तरफ देखकर जोरदार दहाड़ लगा दी। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा लाल हो चुका था और उसकी आंखों में असामान्य चमक दिखाई दे रही थी। पूरा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे अचानक 20 साल जवान हो गया हो। बाकी लोग ये देखकर पूरी तरह सन्न रह गए। गांव के मुखिया को क्या हो गया? उसने वो चीज खाते ही जैसे अपना पूरा इंसान ही बदल लिया। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, मुझे भी चाहिए। अगले ही पल पूरा मैदान हिल गया। सब लोग माजियाओ चिकन की तरफ दौड़ पड़े। पहले एक आदमी ने खाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और जब आखिरकार 3000 से ज्यादा लोगों ने उसका पहला निवाला खा लिया, तो पूरा शुओफांग काउंटी जंगली दहाड़ों और चीखों से गूंज उठा। 3000 से ज्यादा लोग लाल चेहरे लिए खड़े थे। उनके शरीर से गर्म भाप निकल रही थी और आंखों में अजीब सी उग्रता दिखाई दे रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके अंदर इतनी ताकत भर चुकी है कि शरीर फट जाएगा। उन्हें उस ताकत को किसी भी तरह बाहर निकालना था। मैंने सामने खड़े इन लोगों को देखा तो मेरे कदम खुद पीछे हटने लगे। ये लोग ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने इन्हें सुपर पावर वाला एनर्जी बूस्टर खिला दिया हो। मुझे पता था कि इसका असर अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये माजियाओ चिकन नहीं था, ये तो सीधा बरसक पोषण था। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने तो बस तुम्हें नया खाना चखाने के लिए दिया था, तुम लोग थोड़ा शांत रहो। लेकिन मेरी आवाज उस आसमान फाड़ देने वाली दहाड़ के सामने पूरी तरह दब चुकी थी और इस तरह शुओफांग काउंटी का पहला छुट्टी वाला दिन शुरू होने के कुछ ही देर बाद पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया।
माजियाओ चिकन खाने वाले 3000 से ज्यादा लोग अपनी ऊर्जा निकालने के लिए एक दूसरे से भिड़ने लगे। काउंटी ऑफिस के बाहर का मैदान देखते ही देखते उनका लड़ाई का मैदान बन गया। कोई खाली हाथ लड़ रहा था तो कोई लकड़ी के डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ा। हर मुक्के और हर लात के साथ हवा तक कटने लगी। इन लोगों की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके हमले पहले से कई गुना ज्यादा भारी हो गए थे। उन्हें दर्द का भी जैसे एहसास नहीं हो रहा था। किसी को चोट लगती तो वो बस दांत दिखाकर हंसता और अगले ही पल उससे भी ज्यादा जोर से पलटवार कर देता। यहाँ तक कि वो लकड़ी के खंभों वाला ट्रेनिंग एरिया भी ज्यादा देर नहीं टिक पाया। आधे घंटे के अंदर ही मोटे मोटे लकड़ी के खंभे एक एक करके टूट कर बिखर गए। जो खंभे पहले कई लोगों की ताकत सह लेते थे, उन्हें ये लोग ऐसे तोड़ रहे थे जैसे गन्ना तोड़ रहे हो। मैं काउंटी ऑफिस के अंदर छिपकर दरवाजे की दरार से बाहर का नजारा देख रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ये लोग इंसान हैं भी या नहीं? ये तो चलते फिरते हाई पावर रोबोट बन गए हैं। अब मुझे अपने फैसले पर थोड़ा पछतावा होने लगा था। अगर मुझे पहले पता होता कि इस माजियाओ चिकन का असर इतना खतरनाक होगा तो मैं इसे बाहर ही नहीं निकालता। अगर किसी दिन इन लोगों ने ज्यादा खा लिया और अपना कंट्रोल खो दिया और गलती से मेरा ही काउंटी ऑफिस उखाड़ दिया तो? मैं डरते डरते मन ही मन सिस्टम को पुकारने लगा। सिस्टम, क्या इसका कोई इलाज है? या कम से कम इसके साइड इफेक्ट्स की जानकारी तो दे। लेकिन सिस्टम हमेशा की तरह बिल्कुल ठंडा रहा। कोई जवाब नहीं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उम्मीद करना कि इसका असर जल्दी खत्म हो जाए। अच्छी बात यह थी कि उनकी ये उग्र अवस्था ज्यादा देर तक नहीं चली। दोपहर होते होते माजियाओ चिकन का असर धीरे धीरे कम होने लगा। उत्तेजना की जगह अचानक जबरदस्त थकान ने ले ली। सुबह भर पागलों की तरह लड़ने वाले सारे मजबूत आदमी अब एक एक करके जमीन पर गिर चुके थे। कुछ इधर पड़े थे, कुछ उधर, और देखते ही देखते पूरा मैदान खर्राटों से गूंजने लगा। तभी मुझे हिम्मत हुई कि काउंटी ऑफिस से बाहर निकलूं। सामने जमीन पर लोग ऐसे पड़े थे जैसे पूरा मैदान युद्ध के बाद बचा हुआ हो। चारों तरफ टूटी लकड़ियां और बिखरा हुआ सामान पड़ा था। मैंने लंबी सांस ली। आखिरकार सब शांत हो गया। सबसे पहले वांग गेनशैंग की आंख खुली। उसने भारी सिर को हिलाया और अपने शरीर की हालत महसूस की। अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों आ गईं। उसे महसूस हुआ कि सुबह की उस जबरदस्त लड़ाई के बाद उसका शरीर पहले से भी मजबूत हो चुका था। उम्र की वजह से जिन ऊर्जा नाड़ियों में रुकावट महसूस होती थी, वो जैसे उस शक्तिशाली ऊर्जा से पूरी तरह साफ हो गई थी। उसे अपने शरीर के अंदर गर्म ऊर्जा का बहाव तक साफ महसूस होने लगा। वांग गेनशैंग की आंखों में चमक आ गई। दिव्य वस्तु, ये बर्गर और कोला से कहीं ऊंचे स्तर की चीज है। वो खुशी से कांपने लगा और तभी उसके दिमाग में मेरी सारी हरकतों का एक नया मतलब बनने लगा। उसने मान लिया कि बर्गर और कोला सिर्फ शरीर की नींव मजबूत करने के लिए थे। उनसे शरीर में ताकत और ऊर्जा जमा होती थी, जबकि माजियाओ चिकन उससे भी ऊंचे स्तर की साधना के लिए था। उसकी जबरदस्त शक्ति शरीर के अंदर मौजूद रुकावट को तोड़ती थी और जमा हुई ऊर्जा को और ज्यादा शक्तिशाली ताकत में बदल देती थी। और खाने के बाद पैदा होने वाली उग्रता और लड़ने की इच्छा भी उसके हिसाब से इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें साधक को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा निकालकर अपने मन पर काबू रखना पड़ता था, तभी वो उस शक्ति को पूरी तरह अपना बना सकता था। वांग गेनशैंग ने काउंटी ऑफिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान और श्रद्धा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके लिए मैं अब सिर्फ दूरदर्शी अधिकारी नहीं था। उसे लग रहा था कि मैं तो लोगों की मदद करने के लिए धरती पर उतरा हुआ कोई दिव्य अस्तित्व हूं। वांग गेनशैंग ने जमीन पर पड़े लोगों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, सब उठो, सोना बंद करो। धीरे धीरे बाकी लोग भी जागने लगे। मैंने बस हल्का सा खंखार कर ऐलान किया, ये माजियाओ चिकन अब से सिर्फ छुट्टी वाले दिन मिलेगा। फिर मैंने थोड़ा रुक कर कहा, और अगली बार 10 दिन बाद। असल में सिस्टम के हिसाब से ये हर 7 दिन में मिल सकता था, लेकिन सुबह का तमाशा देखने के बाद मैं डर चुका था। मैंने सोचा 7 दिन बहुत जल्दी हैं, कम से कम 10 दिन का अंतर तो होना ही चाहिए, वरना ये लोग हर कुछ दिनों में फिर से पागल होकर एक दूसरे को पीटना शुरू कर देंगे। सबने तुरंत हामी भर दी। उनके लिए इतनी शक्तिशाली दिव्य चीज का 10 दिन में एक बार मिलना बिल्कुल सामान्य बात थी। लेकिन उसी समय शुओफांग काउंटी से करीब 100 ली दूर युनझोंग काउंटी में वहां का काउंटी अधिकारी झांग चेंगजी हाथ में एक गुप्त वस्तु लिए चिंता में बैठा था। उसने सामने खड़े शुओफांग से लौटे एक व्यापारी से पूछा, तुम जो कह रहे हो वो सच है? उस नए काउंटी अधिकारी ने सिर्फ 3000 शरणार्थियों को साथ लेकर ब्लैकविंड डाकुओं के अड्डे को खत्म कर दिया। व्यापारी ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल सच है बड़े साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो नजारा इतना डरावना था कि मैं बता भी नहीं सकता। शुओफांग काउंटी के वो लोग जैसे पागल हो गए थे। हर एक आदमी के अंदर असाधारण ताकत थी। ब्लैकविंड डाकुओं के 800 से ज्यादा आदमी, जिन्हें मारना आसान नहीं था, वो भी 1 घंटे से कम समय में पूरी तरह खत्म हो गए। झांग चेंगजी ने यह सुनकर ठंडी सांस खींची। वो ब्लैकविंड डाकुओं की ताकत अच्छी तरह जानता था। यहां तक कि युनझोंग काउंटी की अपनी नियमित सेना भी उनसे आसानी से भिड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। उसने गंभीर होकर पूछा, आखिर वो लिन युआन है कौन? उसके पास इतनी ताकत आखिर आई कहां से? व्यापारी ने तुरंत एक और बात बताई, बड़े साहब, बात सिर्फ इतनी नहीं है। उस आदमी ने उन शरणार्थियों को जो खाना दिया है वो भी बिल्कुल साधारण नहीं है। उन्हें सफेद आटे की मोटी रोटियां दी जाती हैं, जिनके अंदर बड़े बड़े मांस के टुकड़े होते हैं, और पीने के लिए काला मीठा पेय भी दिया जाता है। ब्लैकविंड डाकुओं को खत्म करने के बाद उनके सारे सोने चांदी, घोड़े और हथियार भी उसी ने अपने कब्जे में ले लिए। झांग चेंगजी की भौहें सिकुड़ गईं। सफेद आटा, मांस और काला मीठा पानी, ऐसी सुविधा उसने कभी नहीं सुनी थी। शुओफांग काउंटी कितना गरीब है ये हर कोई जानता था, इसलिए उसके मन में तुरंत एक शक पैदा हुआ, लिन युआन के पास ये सब अपने आप नहीं आ सकता, मतलब उसके पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत है। और अब जब उसने ब्लैकविंड डाकुओं की दौलत भी अपने कब्जे में कर ली थी, तो इसका मतलब था कि वो आदमी अब और भी अमीर हो चुका था। झांग चेंगजी जितना सोचता गया, उसका लालच उतना ही बढ़ता गया। युनझोंग काउंटी शुओफांग से अमीर जरूर था, लेकिन वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। ऊपर से भारी टैक्स देना पड़ता था और उसे अपने बड़े परिवार के साथ कई 100 सैनिकों का खर्च भी उठाना पड़ता था। उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। अगर लिन युआन से कुछ रकम निकलवा ली जाए तो उसकी परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती थी। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक चालाक योजना बन गई। वो सीधे हमला नहीं कर सकता था। ब्लैकविंड डाकुओं का अंजाम उसके सामने था, लेकिन किसी को वहां भेजकर परेशानी खड़ी करना तो आसान था। झांग चेंगजी ने जोर से आवाज लगाई, कोई अंदर आए। 2 सिपाही तुरंत सामने आ गए। मेरे भांजे और काउंटी कमांडर लिसान को तुरंत बुला कर लाओ। कुछ ही देर बाद एक चालाक चेहरे वाला, बदमाशों जैसा दिखने वाला युवक अंदर आया। वही झांग चेंगजी का रिश्तेदार लिसान था, जो अपने संबंधों की वजह से काउंटी कमांडर बना था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मामा आपने बुलाया? झांग चेंगजी ने आवाज धीमी की और कहा, तुम्हें अमीर बनने का एक मौका देता हूं, हिम्मत है? पैसे का नाम सुनते ही लिसान की आंखें चमक उठी। बिल्कुल है,
झांग चैंगजी ने फिर शुओफांग काउंटी की पूरी घटना उसे बढ़ा चढ़ाकर सुना दी। फिर उसने लिन युआन को एक ऐसा नौजवान बताया जो बस किस्मत से थोड़ा ताकतवर हो गया था। उसके हिसाब से लिन युआन के हाथ में कुछ ऐसे लोग थे जो मरने से भी नहीं डरते थे, इसलिए वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा था। झांग चैंगजी ने आदेश दिया, तुम 50 अच्छे आदमियों को लेकर वहां जाओ। उसे कहना कि ब्लैकविंड डाकू पहले हर साल युनझोंग काउंटी को हिस्सा दिया करते थे। अब जब उसने ब्लैकविंड डाकुओं को खत्म कर दिया है तो उनकी जगह वो रकम अब उसे देनी होगी। फिर उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, फिर वो समझदार निकला तो उससे 3200 चांदी के सिक्के ले आना, और अगर उसने मना किया तो उसे थोड़ा सबक सिखा देना। लेकिन ध्यान रखना, मामला ज्यादा बड़ा मत करना, बस उसे डरा देना। वो एक ऐसा काउंटी अधिकारी है जिसका कोई मजबूत सहारा नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ली सान ने तुरंत सीना ठोककर कहा, ठीक है मामा, आप बस देखते जाइए। उसके लिए यह काम तो जैसे आसमान से गिरा हुआ इनाम था। 50 हथियारबंद सिपाहियों के साथ एक गरीब और दूरदराज इलाके के काउंटी अधिकारी को डराना, उसे लगा यह तो बिल्कुल आसान काम है। और फिर 10 दिन बाद शुओफांग काउंटी के लोग बड़ी उम्मीद के साथ अपनी दूसरी माजियाओ चिकन की दावत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त ली सान 50 घुड़सवार सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। सभी ऊंचे घोड़ों पर सवार थे और चमड़े के कवच पहने हुए थे। उनका अंदाज पूरी तरह धमकाने वाला था। जैसे ही वो शुओफांग काउंटी के दरवाजे के पास पहुंचे, वहां पहले से तेल वाले कागज में लिपटे माजियाओ चिकन के ढेर लगे हुए थे। उनकी तीखी खुशबू काफी दूर तक फैल रही थी। 3000 से ज्यादा लोग लाइन लगाकर खड़े थे और बेसब्री से मेरे आदेश का इंतजार कर रहे थे कि आखिर खाना कब शुरू होगा। ली सान ने भी उस खुशबू को सूंघा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, इस गरीब जगह पर आखिर ऐसी कौन सी चीज पक रही है जिसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है। फिर उसने घोड़े को आगे बढ़ाया। उसने हाथ में पकड़ी घोड़े की चाबुक से दरवाजे पर व्यवस्था संभाल रहे एक आदमी की तरफ इशारा किया और घमंड से चिल्लाया, ओए, यहाँ का जिम्मेदार कौन है? अपने काउंटी अधिकारी को बाहर भेजो, मुझे उससे मिलना है। उसकी बात खत्म होते ही पूरे माहौल का रंग एक पल में बदल गया। उसकी बात सुनते ही मैदान में मौजूद हर इंसान की नजर माजियाओ चिकन से हट कर ली सान पर टिक गई। 3000 से ज्यादा ठंडी निगाहें एक साथ उसकी तरफ उठी। उन आंखों में छिपी दुश्मनी और गुस्सा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। सबसे आगे खड़ा एक भारी भरकम आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसे अभी अभी वांग गेनशेंग के हाथों से गर्मा गर्म माजियाओ चिकन मिला था और वो बस उसे खाने ही वाला था। उसने पहले ली सान को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े चिकन को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अभी क्या कहा तुमने? उसकी भारी आवाज सुनकर ली सान ने बिना डरे फिर वही बात दोहरा दी। मैंने कहा, अपने काउंटी अधिकारी को बाहर भेजो। उसे अभी तक अंदाजा ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले चुका है। वो अकड़ कर बोला, मेरे पैसे कमाने के काम में रुकावट डालने की हिम्मत कैसे हुई? इसका हर्जाना भर पाओगे? वो भारी भरकम आदमी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बेहद सावधानी से अपने हाथ का माजियाओ चिकन पीछे खड़े आदमी को पकड़ा दिया। इसे संभाल कर रखना, ठंडा मत होने देना। इसके बाद उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसने सीधे ली सान को घूरा। अगले ही पल वो गुस्से में पागल हुए बैल की तरह दहाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। कौन है जो मेरे माजियाओ चिकन को छूने की हिम्मत करेगा? ली सान की हालत देखकर ही खराब हो गई। उसके सामने भालू जितना विशाल आदमी नंगे हाथों उसकी तरफ दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो इंसान से ज्यादा किसी जंगली जानवर जैसा लग रहा था। उसके घोड़े ने भी सामने से आती उस खतरनाक आभा को महसूस कर लिया। घोड़ा डर कर जोर से हिनहिनाया और अगले ही पल अपने अगले पैर हवा में उठा दिए। ली सान संतुलन खोकर सीधे जमीन पर जा गिरा। वो अभी ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि उसके ऊपर एक विशाल परछाई आकर रुक गई। उसने ऊपर देखा, सामने वही लाल आंखें थीं जिनमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम क्या करने वाले हो? ली सान डर के मारे कांपने लगा। इतना डर गया कि उसके कपड़े तक गीले हो गए। वो हड़बड़ा कर बोला, मैं युनझोंग काउंटी का काउंटी कमांडर हूं। मेरे मामा झांग चैंगजी हैं। झांग साहब। लेकिन उस आदमी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और ली सान की गर्दन पकड़कर उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई मुर्गे का बच्चा उठा रहा हो। ली सान के दोनों पैर हवा में लटक गए। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सांस धीरे धीरे अटकने लगी। पीछे खड़े 50 सिपाही भी ये देखकर पूरी तरह घबरा गए। वो भले ही प्रशिक्षित सैनिक थे, लेकिन सामने 3000 से ज्यादा ऐसे लोग खड़े थे जिन्हें देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। खाना लेने के लिए लगी पूरी लाइन रुक चुकी थी। एक एक करके 3000 से ज्यादा लोग उनकी तरफ मुड़ गए। सबकी आंखों में एक ही भाव था, जैसे वो लोग सामने खड़े सैनिकों को पहले ही मरा हुआ मान चुके हों। उन निगाहों की ठंडक सर्दियों की बर्फीली हवा से भी ज्यादा डरावनी थी। 50 सैनिकों को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को 3000 भूखे भेड़ियों के बीच फंसी भेड़ों की तरह पा चुके हों। उनके हाथ तलवारों तक जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। तभी भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग लेकिन बेहद दमदार आवाज सुनाई दी। वांग गेनशेंग हाथ में छड़ी लिए धीरे धीरे बाहर आया। उसने पहले हवा में लटकेली सान को देखा, जिसकी हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। फिर उसने सामने खड़े डरे हुए सैनिकों की तरफ नजर घुमाई। वांग गेनशेंग को देखते ही उस विशाल आदमी की आंखों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने ली सान की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो भारी आवाज में बोला, गांव के मुखिया, इस आदमी ने बड़े साहब का दिव्य भोजन खराब करने की कोशिश की है। उसके लिए इतना कारण ही काफी था। वांग गेनशेंग ने सिर हिलाया, समझ गया। फिर वो सैनिकों की तरफ मुड़ा और शांत आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो और मेरे शुओफांग काउंटी में किस काम से आए हो? सैनिकों में से जो शायद उनका नेता था, वो कांपते हुए घोड़े से नीचे उतरा। उसने वांग गेनशेंग को हाथ जोड़कर सलाम किया और डरती आवाज में बोला, बुजुर्ग, हम युनझोंग काउंटी के सिपाही हैं। हमें हमारे काउंटी कमांडर के आदेश पर। वो बीच में अटक गया। लिन युआन, लिन साहब से मिलने भेजा गया है। वांग गेनशेंग हल्का सा हंसा, इसे तुम मुलाकात कहते हो? आते ही धमकी देना, हमारे लोगों के खाने में खलल डालना और ऊपर से हमारे अधिकारी को बाहर आकर मिलने के बजाय बाहर निकलने का आदेश देना। उसकी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसका हर शब्द उन सैनिकों के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। वो सैनिक लगभग रोने वाला हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे काउंटी कमांडर ने शायद शराब के नशे में कुछ गलत बोल दिया होगा। कृपया हमें माफ कर दीजिए और इस भाई साहब से भी कहिए कि हमारे काउंटी कमांडर को छोड़ दें। उसे अब सच में पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि शुओफांग काउंटी ऐसी खतरनाक जगह है, तो चाहे कुछ भी होता, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता। वांग गेनशेंग ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और काउंटी ऑफिस की तरफ देखने लगा। बाहर की सारी आवाजें सुनकर मैं पहले ही जागरूक हो चुका था। मैं दरवाजे के पीछे छिपकर आधा सिर बाहर निकालकर चुपचाप सब देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस आदमी को एक हाथ से ली सान जैसे पूरे इंसान को हवा में उठाते देखा, मेरी आंखें लगभग बाहर आने वाली थीं। तो ये है माजियाओ चिकन खाने के बाद की ताकत? ये तो हद ही हो गई। तभी मेरी नजर वांग गेनशेंग से मिली। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो मेरे आदेश का इंतजार कर रहा है। मेरा दिल धक से रह गया। मेरे आदेश का इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे खुद क्या करना है ये तो पता ही नहीं।
अगर मैं इन लोगों को मरवा देता तो युनझोंग काउंटी से सीधा युद्ध शुरू हो जाता। और युनझोंग काउंटी कोई ब्लैकविंड डाकुओं का अड्डा नहीं था, वो बाकायदा सरकारी काउंटी थी जिसके पास अपने सैनिक थे। लेकिन अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ देता तो शुओफांग काउंटी कमजोर दिखाई देता। फिर आगे चलकर कोई भी आकर हमें धमकाने की कोशिश करता। मैंने तेजी से सोचना शुरू किया और अचानक मेरे दिमाग में एक तरीका आया। मैंने वांग गेनशेंग को एक ऐसा इशारा किया जो मुझे लगा कि बिल्कुल साफ है। पहले मैंने अपनी उंगली से उन सैनिकों और उनके घोड़ों की तरफ इशारा किया, फिर हाथ से उन्हें अपनी तरफ लाने का इशारा किया। उसके बाद मैंने ली सान की तरफ इशारा किया और हाथ से उसे दूर भगाने जैसा संकेत किया। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल साफ थी। उनके पैसे और घोड़े जब्त कर लो, इसे हुए नुकसान की भरपाई मान लो और फिर इन लोगों को जितना दूर हो सके वहां से भगा दो। ये वही तरीका था जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में गुंडे बदमाशों से निपटते वक्त सीखा था। पैसा देकर मुसीबत टालो, लेकिन सामने वाले को यह भी समझा दो कि हमें कमजोर मत समझना। वांग गेनशेंग ने मेरे इशारे को देखा। पहले वो थोड़ा हैरान हुआ, फिर अचानक उसकी आंखों में जबरदस्त सम्मान चमक उठा। उसने फिर कुछ और ही समझ लिया। बड़े साहब की क्या शानदार रणनीति है। उसने मेरे इशारे की अपनी व्याख्या शुरू कर दी। इन सैनिकों और उनके घोड़ों की तरफ इशारा करना मतलब उनके घोड़े और हथियार छीन लेना, दुश्मन की ताकत कम करना और अपनी ताकत बढ़ाना। फिर उसने ली सान की तरफ मेरे हाथ का इशारा याद किया। और इस आदमी को छोड़ने का आदेश, इसका मतलब सिर्फ दया नहीं है, ये तो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। वांग गेनशेंग के दिमाग में उसी वक्त पूरी कहानी बन गई। ली सान युनझोंग काउंटी के अधिकारी का रिश्तेदार है। वापस जाकर ये निश्चित रूप से पूरी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा। झांग चेंगजी लालची और मूर्ख है। वो गुस्से में अपनी पूरी ताकत लेकर शुओफांग पर हमला करने जरूर आएगा। और बड़े साहब पहले से इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। शुओफांग काउंटी दूर है, इसकी रक्षा करना आसान है। हम आराम से दुश्मन का इंतजार करेंगे, फिर अपनी मजबूत किलेबंदी और शेनजई की ताकत के दम पर युनझोंग काउंटी की मुख्य सेना को एक ही बार में खत्म कर देंगे। उसके बाद युनझोंग काउंटी बिना नेतृत्व के रह जाएगा, उसका शहर कमजोर पड़ जाएगा और हम उसी मौके का फायदा उठाकर उसे भी अपने कब्जे में ले लेंगे। वांग गेनशेंग की आंखें चमकने लगीं। उसके हिसाब से ये कोई साधारण रणनीति नहीं थी, ये तो दुश्मन को बिना सीधे लड़ाई के हराने से भी आगे की रणनीति है। अपनी कमजोरी का दिखावा करके दुश्मन को पूरी ताकत के साथ बाहर निकालना, फिर उसे एक जगह इकट्ठा करके पूरी तरह खत्म कर देना, कम से कम कीमत पर सबसे बड़ी जीत हासिल करना, यही असली युद्ध नीति है। उसने मन ही मन सोचा, बड़े साहब सिर्फ एक शुओफांग काउंटी के बारे में नहीं सोच रहे, शायद उनका लक्ष्य युनझोंग काउंटी से भी कहीं बड़ा है। वो तो पूरे साम्राज्य के भविष्य की चाल चल रहे हैं। ये सोचकर वांग गेनशेंग का शरीर तक उत्साह से कांपने लगा। ऐसे महान व्यक्ति के साथ खड़े होने का मौका मिलना कितनी बड़ी किस्मत है। उसने गहरी सांस ली और अपने उत्साह को दबाया। फिर उस विशाल आदमी की तरफ मुड़कर बोला, जो अभी भी ली सान को पकड़े हुए था, इसे छोड़ दो। वो आदमी थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन वांग गेनशेंग का आदेश मानते हुए उसने अपना हाथ खोल दिया। ली सान जमीन पर ऐसे गिरा जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। वो हाँफते हुए लगातार सांस लेने लगा। वांग गेनशेंग ने फिर 50 सैनिकों की तरफ इशारा किया। तुम्हारे सारे घोड़े और तुम्हारे पास मौजूद हर कीमती सामान यहीं छोड़कर जाओ। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, और इसे साथ लेकर वापस भागो। अपने काउंटी अधिकारी झांग चेंगजी को जाकर बता देना, शुओफांग काउंटी उसकी मनमानी करने की जगह नहीं है। आज लिन साहब ने दया दिखाई है, इसलिए तुम्हारी जान बच रही है। अगर दोबारा यहाँ कदम रखा तो युनझोंग काउंटी का एक तिनका भी सलामत नहीं बचेगा। वांग गेनशेंग की बातों में आधी उसकी अपनी समझ थी और आधी उसे मेरे इशारों से मिली हुई थी। उसे लग रहा था कि झांग चेंगजी को जितना ज्यादा भड़काया जाएगा उतना ही जल्दी वो अपनी पूरी सेना लेकर यहाँ आएगा। 50 सैनिकों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विरोध करे। उन्होंने एक एक करके अपनी तलवारें और हथियार जमीन पर रख दिए। यहाँ तक कि जो थोड़े अच्छे चमड़े के कवच पहने थे उन्हें भी उतार कर वहीं जमा कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने डरे सहमे ली सान को उठाया और उसे लेकर घबराते हुए युनझोंग काउंटी की दिशा में भाग गए। उनकी भागती हुई हालत देखकर शुओफांग काउंटी के लोगों में जोरदार जयकार गूंज उठी। बड़े साहब की जय, शेनचेंग की जय। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं, वांग बूढ़ा काम का आदमी है। उसने मेरी बात ठीक से समझ ली, फायदा भी मिल गया, दबदबा भी कायम हो गया और मामला इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। परफेक्ट। मैं संतुष्ट होकर वापस काउंटी ऑफिस में चला गया। अब मेरा ध्यान इस बात पर था कि आज कितनी नई चीजें हाथ लगी हैं और उन्हें सिस्टम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वांग गेनशेंग ने मेरी तरफ से युनझोंग काउंटी की पूरी सेना को शुओफांग आने का निमंत्रण दे दिया है और अभी कुछ देर पहले तक खुशी मना रहे। शेनचेंग के सैनिक भी अब वांग गेनशेंग की व्याख्या समझ चुके थे। उनमें डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि हर आदमी लड़ाई के इंतजार में उत्साहित था। बहुत बढ़िया, फिर से लड़ाई होने वाली है। पिछली बार ब्लैकविंड डाकुओं से भी हमारा पेट नहीं भरा था, इस बार सरकारी सैनिकों से लड़ेंगे। एक आदमी ने उत्साहित होकर पूछा, क्या इस बार हमें माजियाओ चिकन से भी अच्छा खाना मिलेगा? दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, जरूर मिलेगा। बड़े साहब के साथ रहो तो हर दिन मांस मिलेगा और हर दिन लड़ाई। ऐसी जिंदगी तो देवता भी बदलना नहीं चाहेंगे। पूरा शुओफांग काउंटी एक अजीब सी युद्ध वाली उत्तेजना में डूब चुका था और सिर्फ एक आदमी था जिसे इन सब की कोई खबर नहीं थी, मैं अभी भी शांति से विकास करने और चुपचाप पैसा कमाने के अपने सपने में खोया हुआ था। मेरे लिए युनझोंग काउंटी का पूरा मामला बस एक छोटा सा हादसा था। 50 घोड़े मिल गए, कुछ हथियार और बाकी सामान हाथ लग गया और कुछ परेशान करने वाले लोग भाग गए। बस बात खत्म। वांग गेनशेंग ने जाते वक्त युनझोंग काउंटी को धमकी दी थी कि अगली बार पूरा इलाका उजाड़ देंगे, लेकिन मैंने उस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। मेरे हिसाब से अगर युनझोंग काउंटी का अधिकारी थोड़ा भी समझदार होगा तो शुओफांग के लोगों की ताकत देखने के बाद चुपचाप मामला खत्म कर देगा। इसलिए मेरी जिंदगी पहले जैसी ही चलती रही। सुबह निर्माण का काम देखना, समय पर सबको बर्गर और कोला देना, हर 10 दिन में माजियाओं चिकन बांटना और फिर काउंटी ऑफिस में जाकर आराम से बैठ जाना। साथ ही ये सोचना कि जब्त किए गए सामान को सिस्टम के जरिए ज्यादा उपयोगी चीजों में कैसे बदला जाए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लोगों ने अपनी ताकत और संगठन को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। वांग गेनशेंग, ये बूढ़ा गांव का मुखिया, अब मेरे तथाकथित महान नेतृत्व से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था और अब वो शेनचेंगी का मुख्य प्रशिक्षक और संगठन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन चुका था। उसने 3000 से ज्यादा लोगों को और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया। सबसे पहले थे मूल 3000 शरणार्थी। ये शेनचेनी का असली केंद्र थे। इनकी वफादारी सबसे ज्यादा थी और शरीर भी सबसे मजबूत थे। इसके बाद ब्लैकविंड डाकुओं के 100 से ज्यादा पकड़े गए लोग थे। वांग गेनशेंग ने उनका भी बाकायदा विचार परिवर्तन कर दिया था। असल में पहले उन्हें 3 दिन भूखा रखा गया और फिर बर्गर कोला खिला दिया गया। अब वो भी रोते रोते लिन साहब के लिए जान देने को तैयार थे। इन लोगों को सहायक दस्ते में शामिल कर दिया गया। उधर शुओफांग काउंटी में अब रोज भरपेट खाना और यहाँ तक कि मांस मिलने की खबर आसपास के इलाकों में तेजी से फैलने लगी। नतीजा ये हुआ कि आसपास के ऐसे शरणार्थी जिनके पास खाने तक का इंतजाम नहीं था अपने परिवारों के साथ शुओफांग आकर बसने लगे। लेकिन वांग गेनशेंग ने नए लोगों के लिए भी सख्त नियम बना दिए।
कोई भी नया आदमी तुरंत सेंचाइंग में शामिल नहीं हो सकता था। उसे तुरंत बर्गर भी नहीं मिलता था। सबसे पहले उसे सिर्फ पतली खिचड़ी जैसी खाने की चीज़ मिलती और छोटे मोटे काम करने पड़ते, जैसे कचरा साफ करना, नहर बनाना और दूसरे ज़रूरी काम। इस चरण को कहा गया निरीक्षण अवधि। अगर इस दौरान उसका प्रदर्शन अच्छा रहा और वो लिन साहब के महान कामों के प्रति पर्याप्त सम्मान दिखाता, तभी उसे रिजर्व दस्ते में जाने की अनुमति मिलती। रिजर्व दस्ते को बर्गर मिलता था, लेकिन कोला नहीं। उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और हर दिन वांग गेनशैंग की खास विचार शिक्षा क्लास भी करनी पड़ती थी। मतलब रोज बैठकर मेरी महानता, मेरी दूरदर्शिता और मेरी दयालुता की कहानियां सुननी पड़ती थीं। जो लोग रिजर्व के सारे परीक्षण पास कर लेते, वही आखिर में मेरे प्रति पूरी तरह वफादारी की शपथ लेते और शेनजाई के असली सदस्य बनते, और तब जाकर उन्हें बर्गर के साथ कोला भी मिलता। इस पूरी प्रक्रिया से जो लोग आखिर तक टिकते, वो लगभग सभी मेरे प्रति बेहद आभारी और कट्टर वफादार बन चुके थे, और मुझे इसकी जरा भी खबर नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना नोटिस किया कि हाल के दिनों में काउंटी की आबादी बढ़ती जा रही है और रोज बांटे जाने वाले बर्गर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मैंने एक दिन वांग गेनशैंग से पूछा, आखिर इतने नए लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर बोला, बड़े साहब की दया और महानता की खबर दूर दूर तक फैल रही है, इसलिए शरणार्थी खुद चलकर आपके पास आ रहे हैं। ये समृद्धि और महान शासन का संकेत है। मैं उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन जब सिस्टम पैनल देखा तो सच में मेरे अधीन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, और मेरे लिए ये अच्छी खबर थी, क्योंकि ज्यादा आबादी का मतलब था भविष्य में सिस्टम के और नए मेन्यू अनलॉक होने की संभावना। इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और वांग गेनशैंग की इस भर्ती प्रक्रिया को अनजाने में मंजूरी दे दी। लेकिन उसका काम सिर्फ लोगों को व्यवस्थित करना नहीं था, उसने सैन्य ट्रेनिंग में भी बड़ा बदलाव कर दिया। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ ताकत बढ़ाना और एक दूसरे से लड़ते रहना ज्यादा असरदार नहीं है। इसलिए उसने बर्गर से शरीर की नींव मजबूत करने, कोला से ऊर्जा वापस लाने और माजियाओ चिकन से युद्ध जैसी उग्र शक्ति बढ़ाने वाली अपनी अजीब थ्योरी के आधार पर शेनजी के लिए एक नई ट्रेनिंग पद्धति बना डाली। उसने पूरी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा था भारी कवच वाली तलवार और भारी हथियारों की टुकड़ी। इसमें सबसे लंबे और ताकतवर 1000 लोगों को चुना गया। इनकी रोज की ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। ये लोग ब्लैकविंड डाकुओं से मिले पुराने कवच पहनते, उन्हें खुद मरम्मत करके मजबूत करते और सबसे भारी हथियार उठाकर अभ्यास करते। इनमें लंबे हथौड़े और भारी कुल्हाड़ियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती थीं। उनकी ट्रेनिंग में जोरदार प्रहार और एक साथ आगे बढ़कर हमला करना शामिल था, और उनकी खाने की मात्रा सबसे ज्यादा थी। उन्हें रोज बाकी लोगों से एक बर्गर ज्यादा मिलता था। वांग गेनशैंग के हिसाब से सेना की सबसे मजबूत धार को सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी। दूसरा हिस्सा था विशेष तीरंदाज दस्ता। इसमें करीब 500 ऐसे सैनिक चुने गए जिनकी नजर तेज और हाथ स्थिर थे। उनके पास ब्लैकविंड डाकुओं से मिली धनुष बाण की थोड़ी संख्या थी, लेकिन धनुष कम थे और उनकी क्वालिटी भी खास नहीं थी। इसलिए वांग गेनशैंग उन्हें पहाड़ों में ले गया। वहां उन्हें पत्थर फेंककर निशाना लगाना सिखाया गया। उसका नियम साफ था, 50 कदम की दूरी से भागते हुए खरगोश को पत्थर से सटीक निशाना बनाओ। जब तक पत्थर से उतनी ही सटीकता हासिल न हो जाए जितनी धनुष बाण से होती है, तब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। और उनकी नजर तेज करने के लिए वांग गेनशैंग ने खास खाने की मांग रखी। उन्हें रोज आधी बोतल कोला ज्यादा चाहिए था। उसका मानना था कि कोला पीने से दिमाग तरोताजा होता है, इसलिए शायद आंखों की रोशनी भी बेहतर होती होगी। मैंने जब उसकी ये अजीब दलील सुनी तो पहले तो मना करने वाला था, लेकिन वांग गेनशैंग की वो बेहद गंभीर शक्ल देखकर मैंने आखिरकार हामी भर दी। तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा था शेंजन थोचियिंग। बाकी सभी लोग इसी दस्ते में शामिल थे। इनमें सहायक दस्ते से आगे बढ़कर स्वैच्छिक सदस्य बने लोग भी शामिल थे। इनका काम था मुख्य लड़ाकू दस्तों की मदद करना। युद्ध के समय ये भारी हथियारों वाली पहली टुकड़ी के पीछे चलते, फिर बचे हुए दुश्मनों को खत्म करना, युद्ध भूमि साफ करना और जरूरत पड़ने पर संख्या के दम पर दुश्मन को दबा देना इनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि वांग गेनशैंग इन्हें कभी बलि का बकरा नहीं कहता था। उसने इनका नाम रखा था चट्टान। उसके हिसाब से ये शेनचेंगी की सबसे मजबूत नींव थे। इनकी ट्रेनिंग भी सबसे ज्यादा अलग अलग तरह की थी। हाथापाई, एक साथ हमला करना और तरह तरह के अजीब औजारों का इस्तेमाल करना। इस तरह मेरी जानकारी के बिना ही शुओफांग काउंटी में एक बेहद संगठित सेना तैयार हो रही थी। हर आदमी का काम तय था, हर दस्ते की अपनी भूमिका थी। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उनकी पूरी ट्रेनिंग एक ऐसी अजीब साधना की थ्योरी पर चल रही थी जिसका मुझे खुद कोई अंदाजा नहीं था। वो रोज पागलों की तरह ट्रेनिंग करते, उतनी ही तेजी से निर्माण का काम करते, और मेरी हर छोटी सी बात में कोई ना कोई गहरा संकेत ढूंढ लेते। जैसे एक दिन मुझे लगा कि शहर में हर जगह खुले में शौच करना बेहद गंदा है और इससे बीमारी फैल सकती है। मैंने वांग गेनशैंग को बुलाकर शहर में कई सार्वजनिक शौचालय बनवाने को कहा। मेरे लिए ये बस सफाई का काम था, लेकिन वांग गेनशैंग के लिए ये फिर एक महान रणनीति थी। उसने लोगों से कहा, तुम लोग समझ रहे हो बड़े साहब इतने गहरे और बड़े गड्ढे क्यों खुदवा रहे हैं? ये सिर्फ शौचालय नहीं है, ये छिपे हुए सुरंग मार्ग हैं। अगर दुश्मन शहर के अंदर घुस आया तो हम इन्हीं रास्तों से अचानक हमला कर सकते हैं। इसे कहते हैं गली की लड़ाई। बड़े साहब ने तो शहर टूटने के बाद की लड़ाई तक पहले से सोच रखी है, और बस शेनजेंगी के लोग शौचालय खोदने में भी ऐसी मेहनत करने लगे जैसे शहर की दीवार बना रहे हो। फिर मुझे एक और परेशानी हुई। ब्लैकविंड डाकुओं से मिले घोड़ों की देखभाल कोई ठीक से नहीं कर पा रहा था। कुछ घोड़े मर भी चुके थे और मुझे इसका काफी अफसोस हुआ। इसलिए मैंने कुछ लोगों को खास तौर पर घोड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी और उन्हें रोज आधा बर्गर ज्यादा देने लगा। मेरे लिए ये बस घोड़ों को बचाने का तरीका था, लेकिन वांग गेनशैंग के लिए ये तो बहुत बड़ा संकेत था। घुड़सवार सेना, बड़े साहब हमारे लिए घुड़सवार दस्ता तैयार कर रहे हैं। घुड़सवार सैनिक कितने कीमती होते हैं ये तो सब जानते हैं। ऐसी जिम्मेदारी सिर्फ सबसे बेहतरीन सैनिकों को ही मिल सकती है। बड़े साहब अभी से भविष्य में दुश्मनों का पीछा करने और पूरे साम्राज्य पर अधिकार करने की तैयारी कर रहे हैं। बस फिर क्या था? जिन कुछ लोगों को घोड़ों की जिम्मेदारी मिली थी वो अचानक पूरी सेना के सबसे ईर्ष्या किए जाने वाले लोग बन गए। उन्होंने घोड़ों को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझना शुरू कर दिया। रोज घोड़ों के पास सोते, उनसे बातें करते और इंसान और घोड़े के बीच एकता के उस महान स्तर को पाने की कोशिश करते जिसका नाम भी उन्होंने खुद ही रख लिया था। मैं ये सब देखता तो बस सोचता रह जाता, ये दुनिया आखिर जा कहाँ रही है? मुझे लगने लगा था कि मैं कोई काउंटी अधिकारी नहीं, बल्कि बस एक ऐसा मैनेजर हूं जो कुछ भी नहीं करता। मेरे नीचे काम करने वाले लोग खुद ही अपने सारे टारगेट पूरे कर रहे थे, बल्कि तय लक्ष्य से कई गुना ज्यादा। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक मैनेजमेंट सिस्टम देखकर मेरे जैसे कंजूस मालिक को भी थोड़ा डर लगने लगा। मैंने सिहर कर एक बार फिर अपने मुंह में बड़ा सा बर्गर का निवाला ठूंस लिया। चलो
डर भी गया और भूख भी लगी। छोड़ो, ज्यादा मत सोचो, आसमान गिरा तो कोई बड़ा आदमी संभाल लेगा। जब तक बर्गर मिलता रहेगा ये लोग मेरे खिलाफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन हाल के दिनों में मैं सच में काफी खाली हो गया था। सेन चेंग की ट्रेनिंग और शहर का निर्माण दोनों वांग गेनशेंग की उस अजीब ऑटोमेटिक मैनेजमेंट पद्धति के तहत बिना किसी रुकावट के चल रहे थे, बल्कि मेरी उम्मीद से भी बेहतर। मेरा रोज का काम बस समय पर खाना बांटना था, बाकी लगभग कुछ भी नहीं। सुबह खाना दो, शाम को काम देखो, कभी कभी निरीक्षण कर लो और फिर आराम करो। पिछली जिंदगी में ऐसी जिंदगी मेरा सपना हुआ करती थी, लेकिन जब सच में ऐसी जिंदगी मिली तो मुझे लगा इसमें कुछ कमी है। नहीं भाई, मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। मैं काउंटी ऑफिस की सीढ़ी पर बैठा बर्गर खा रहा था और सामने धूल उड़ाते निर्माण स्थल को देख रहा था। मैंने खुद से कहा, आखिर मैं एक काउंटी अधिकारी हूँ, पूरी जिंदगी सिर्फ आराम करके तो नहीं निकाल सकता। मैं सोचने लगा कि एक आधुनिक इंसान के तौर पर इस पिछड़े हुए प्राचीन शहर के लिए मैं आखिर और क्या कर सकता हूँ। और जल्द ही मुझे अपना नया काम मिल गया, स्वच्छता। जैसे जैसे नए शरणार्थी शोफांग में आने लगे थे वैसे वैसे आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और आबादी बढ़ने के साथ सबसे बड़ी समस्या बन गई थी सफाई। मेरे आदेश पर वांग गेनशेंग ने पहले ही कई सार्वजनिक शौचालय बनवा दिए थे। इससे खुले में शौच की समस्या कुछ हद तक कम हो गई थी, लेकिन बाकी हालात अब भी बेहद खराब थे। लोग जहां तहां कचरा फेंक रहे थे, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था, और पूरे शहर में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली रहती थी। मैं जब भी बाहर निकलता नाक दबानी पड़ती। मैंने चारों तरफ देखकर भौहें सिकोड़ ली। ये नहीं चलेगा, इतनी गंदगी में अगर बीमारी फैल गई तो फिर हम दुनिया जीतने की बात तो दूर, शहर के लोग ही नहीं बचेंगे। मैं अपने बर्गर वाले ठिकाने को किसी गंदे बीमारी फैलाने वाले अड्डे में बदलते हुए नहीं देख सकता। और इसी तरह जो काउंटी अधिकारी अभी तक आराम से बैठकर बर्गर खा रहा था वो अचानक स्वच्छता अभियान का मुखिया बन गया। मैंने वांग गेनशेंग और कुछ दूसरे जिम्मेदार लोगों को फिर काउंटी ऑफिस में बुलाया। सबके सामने बैठकर मैंने गंभीर चेहरा बनाया। आज हमें एक बेहद गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करनी है। मेरी आवाज भी जानबूझकर भारी थी। फिर मैंने अचानक मेज पर हाथ पटका और पूरी ताकत से चिल्लाया, हमें अभी इसी वक्त पूरे काउंटी में एक जबरदस्त सफाई अभियान शुरू करना होगा। मेरी बात सुनते ही वांग गेनशेंग और बाकी लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए। उनके चेहरों पर साफ लिखा था, इतनी बड़ी भूमिका बनाकर आखिर में बात झाड़ू लगाने पर आ गई। वांग गेनशेंग ने डरते डरते पूछा, बड़े साहब आपका मतलब सच में सफाई से है? बिल्कुल। मैंने तुरंत शुओफांग काउंटी का नया सफाई कानून सामने रख दिया। पहला नियम, सड़क पर कूड़ा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित, सारा कचरा तय जगह पर ही डाला जाएगा। दूसरा नियम, जहां तहां गंदा पानी बहाना मना है, हर घर के सामने नाली बनाई जाएगी और गंदा पानी शहर से बाहर ले जाया जाएगा। तीसरा नियम, एक पर्यावरण निरीक्षण दल बनाया जाएगा जो रोज पूरे शहर में गश्त करेगा। पहली बार नियम तोड़ा तो एक दिन सड़क साफ करनी होगी, दूसरी बार पकड़े गए तो 3 दिन सार्वजनिक शौचालय साफ करना पड़ेगा, और तीसरी बार पूरे 1 महीने का खाना आधा। मुझे पूरा भरोसा था कि इन नियमों से इन लोगों की पुरानी गंदी आदतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी जोशीली स्पीच के बदले सामने सिर्फ खामोशी थी। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पूछ रहे हो, बड़े साहब को आज हुआ क्या है? आखिर एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, बड़े साहब इस सफाई का हमारी जान बचने से क्या संबंध है? मैंने लंबी सांस ली। मुझे पता था कि इन्हें सिर्फ सफाई का फायदा समझाने से बात नहीं बनेगी। इन्हें ऐसा कारण चाहिए था जिसमें युद्ध और रणनीति की खुशबू हो। मैंने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग समझते हो कि मैं सिर्फ गंदगी साफ करवाना चाहता हूं? सबकी आंखें चमक उठी। उन्हें लगा आ गया बड़े साहब की गहरी योजना का असली अर्थ। मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग सिर्फ जमीन पर पड़ा कूड़ा देख रहे हो, लेकिन मैं उस कूड़े के पीछे छिपे खतरे को देख रहा हूं। सबके चेहरे गंभीर हो गए। मैंने आगे कहा, शुओफांग काउंटी अब हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे दुश्मन चाहे युनझोंग काउंटी हो या उत्तर की बर्बर जनजातियां हमारे शहर में जासूस और हत्यारे भेज सकते हैं। सबने एक साथ सिर हिलाया। और जासूसों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? छिपना और भेष बदलना। एक आदमी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने मेज पर हाथ मारा। अब सोचो, अगर पूरे शहर में कूड़े के ढेर और गंदे नाले पड़े हों तो कोई जासूस उनमें छिप जाए तो उसे ढूंढना कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमारा शहर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए तो कोई अजनबी या संदिग्ध निशान तुरंत दिखाई देगा। सबकी आंखें फैल गईं। वांग गेनशेंग के चेहरे पर अचानक ज्ञान की रोशनी चमक उठी। समझ गया, वो लगभग चिल्ला पड़ा। बड़े साहब सफाई के नाम पर शहर की जासूसी रोधी सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। बाकी लोग भी तुरंत मेरी योजना समझने लगे। उनके हिसाब से साफ सड़कें अब सिर्फ साफ सड़कें नहीं थीं, वे दुश्मन की हर चाल पर नजर रखने वाली पहली सुरक्षा रेखा थी। मैंने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। लॉजिक पढ़ लो, फिर प्राचीन लोगों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं। लेकिन मैंने यहीं रुकने का फैसला नहीं किया। मैंने कहा, साफ वातावरण सिर्फ दुश्मनों से बचाने के लिए नहीं है, इससे हमारी अपनी ताकत भी बढ़ेगी। अब तो सब पूरी तरह ध्यान से सुनने लगे। मैंने तुरंत अपने खाने पीने वाली व्यवस्था का हवाला दिया। हम ताज़ा खाना खाते हैं, ताज़ा पेय पीते हैं और शरीर में शुद्ध ऊर्जा जमा करते हैं। लेकिन अगर हम गंदगी के बीच रहेंगे तो दूषित हवा हमारी साधना को प्रभावित नहीं करेगी क्या? बस मेरी इस बात का असर पहले वाले तर्क से भी ज्यादा हुआ। ये लोग खुद को साधक और योद्धा समझते थे। उनके लिए शरीर और ऊर्जा की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण थी। वांग गेनशेंग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। बड़े साहब हम समझ गए, उसने शर्मिंदा होकर कहा। हमने अब तक सिर्फ अपनी ताकत और युद्ध कौशल पर ध्यान दिया, लेकिन साधना के वातावरण को भूल गए। हमने आपकी गहरी योजना को समझने में गलती की। फिर उसने कसम खाई कि आज से सफाई के नियमों को सैन्य आदेश की तरह लागू किया जाएगा। जो भी नियम तोड़ेगा उसे वे खुद सबक सिखाएंगे। मैंने संतुष्ट होकर मुस्कुराया। काम बन गया। मुझे पूरा विश्वास था कि अब शुओफांग काउंटी पूरे प्राचीन साम्राज्य का सबसे साफ शहर बनने वाला है। लेकिन मेरे जाने के बाद वांग गेनशेंग और बाकी लोग फिर एक जगह इकट्ठा हो गए और उनकी नई मीटिंग शुरू हो गई। एक आदमी बोला, तुम लोगों को नहीं लगता कि बड़े साहब की सफाई योजना में इससे भी गहरा मतलब है? वांग गेनशेंग ने तुरंत कहा, बिल्कुल। बड़े साहब का कोई भी फैसला कम से कम 3 परतों वाली योजना होता है। सबने गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। फिर एक ने कहा, अगर शहर के अंदर सफाई होगी तो दुश्मन के जासूस शहर में छिप नहीं पाएंगे। उन्हें बाहर से निगरानी करनी पड़ेगी, और शहर के बाहर खुला इलाका है जहां छिपना मुश्किल है। इसका मतलब दुश्मन की हर गतिविधि हमारी निगरानी में आ जाएगी। दूसरा आदमी चौंक कर बोला, बड़े साहब तो युद्ध का मैदान ही शहर के अंदर से बाहर ले जा रहे हैं। लेकिन उनकी कल्पना यही नहीं रुकी। उन्होंने सोचा कि हमारे सैनिक रोज अच्छा खाना खाते हैं, इसलिए स्वस्थ रहेंगे, जबकि दुश्मन गंदे वातावरण में रहकर बीमार पड़ सकता है। फिर सबने एक साथ निष्कर्ष निकाला, बड़े साहब दुश्मन की सेहत तक की गणना कर चुके हैं। उधर मैं अपनी सामान्य जिंदगी में व्यस्त था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे मेरे लोग मेरी हर छोटी बात में कोई महान रणनीति खोज रहे हैं। इसी बीच शुओफांग काउंटी की तरफ एक साधारण सी दिखने वाली घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ रही थी।
गाड़ी के अंदर हल्के बैंगनी कपड़ों में एक नकाबपोश युवती बैठी थी। वो कोई सामान्य व्यापारी की बेटी नहीं थी। वो वर्तमान सम्राट ली फेंगी की छोटी बहन और साम्राज्य की राजकुमारी ली छिंगझाओ थी। उसके साथ एक मजबूत शरीर वाला गंभीर चेहरे का अधेड़ आदमी बैठा था। वो दिखने में सुरक्षा दल का मुखिया था, लेकिन असल में वो शाही यूलिन गार्ड का कमांडर चेन छिंगजी था। चेन छिंगजी ने कहा, राजकुमारी, अब शुओफांग की सीमा सिर्फ 30 ली दूर है। ली छिंगझाओ ने आंखें खोली। स्थिति कैसी है? चेन छिंगजी ने गंभीर होकर बताया कि शुओफांग के आसपास हालात बेहद अजीब हैं। उन्होंने रास्ते में कई शरणार्थियों को देखा था, लेकिन वे दक्षिण की ओर भागने के बजाय अपने परिवारों के साथ उत्तर की तरफ शुओफांग जा रहे थे। जब उन्होंने कारण पता किया तो जवाब और भी हैरान करने वाला था। लोग कह रहे थे कि शुओफांग का नया काउंटी मजिस्ट्रेट किसी जीवित देवता जैसा है। वो शरणार्थियों को रहने की जगह देता है और उन्हें भरपेट खाना खिलाता है। यहाँ तक कि रोज मांस और सफेद आटे का खाना मिलता है। ली छिंगझाओ को यह सुनकर हल्की मुस्कान आई। लगता है ये नया मजिस्ट्रेट लोगों का दिल जीतना अच्छी तरह जानता है। लेकिन चेन छिंगजी को इस बात पर भरोसा नहीं था। उसके अनुसार इतना गरीब काउंटी अचानक हजारों लोगों को खाना कैसे खिला सकता था? और वे 3000 रहस्यमय योद्धा कहाँ से आए? उसे शक था कि शायद इस सबके पीछे कोई बड़ी ताकत है। हो सकता है उत्तर की बर्बर जनजातियां गुप्त रूप से उसकी मदद कर रही हों और शुओफांग में अपनी सेना तैयार कर रही हों। ली छिंगझाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस खिड़की से बाहर देखा। जितना वे उत्तर की ओर बढ़ते गए, जमीन उतनी ही सूखी और बंजर होती गई। गांव खाली पड़े थे। लोग भूख और गरीबी से बेहाल थे। ऐसे माहौल में अगर अचानक कोई जगह लोगों को भरपेट खाना देने लगे तो शरणार्थियों का वहां भाग कर जाना स्वाभाविक था। ली छिंगझाओ ने फैसला किया, हम खुद जाकर देखेंगे। उसने आदेश दिया कि शहर में प्रवेश करते समय उनकी असली पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। चेन छिंगजी कुछ लोगों के साथ साधारण सुरक्षा दल का रूप धारण करेगा, जबकि बाकी सैनिक शहर से 10 ली दूर शिविर लगाएंगे। कुछ ही देर बाद शुओफांग काउंटी क्षितिज पर दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब पहुंची, ली छिंगझाओ और चेन छिंगजी दोनों की आंखें फैलती चली गईं। शहर के बाहर हजारों लोग निर्माण कार्य में लगे थे। उनके कपड़े भले ही पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उनके शरीर मजबूत थे। कोई दीवार ऊंची कर रहा था, कोई खाई खोद रहा था, कोई सड़क बना रहा था और कोई जमीन समतल कर रहा था। हजारों लोग एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई अफरा तफरी नहीं थी। पूरा निर्माण कार्य बेहद व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। चेन छिंगजी की आंखों में अविश्वास था। इतना बड़ा निर्माण कार्य, इसके लिए कितनी धन संपत्ति